गेट कर रहा था वो। मगर जब उसने ये वाला मेरा वाला ये कोर्स ज्वाइन किया, हालांकि मैं इस पर शॉपिफाई नहीं पढ़ा रहा, लेकिन उस बच्चे ने मेरा ख्याल है एक शॉपिफाई वाला जो कोर्स है हमारा, मे भी शायद वो भी ज्वाइन किया हुआ था उसने, लेकिन उसने खुद से एक वेबसाइट डेवलप की और अब उसने अपना शॉपिफाई स्टोर भी ओपन कर लिया है। तो मार्केटिंग की स्किल्स ऑलरेडी थे उसके पास, इंस्टा का पेज रन कर रहा था। वहाँ से उसने क्या किया, स्केल अप करने के लिए, इसका ये मतलब नहीं है बहुत सारा ढेर सारा डॉलर्स और पैसे कमाना, नहीं ये बात नहीं है, बल्कि लोगों की ज़िंदगियां आसान कैसे कर दी हैं उसने, कि जो इंस्टा के ज़रिए उसको रीच आउट कर रहे थे कस्टमर, अब वो वेबसाइट पे आके परचेज कर सकते हैं, इजी हो गया काम। शॉपिफाई के अंदर सारा सिस्टम पेड है, ऑब्वियसली वो भी पेड सिस्टम है। तो उसका मकसद ही यही है कि ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट्स को हम किस तरह से लेके डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक छोटा सा ओवरव्यू था, जितने बच्चे मेरे सुन रहे हैं, शराज साहब सुन रहे हैं, फ़ाइका सुन रही हैं, और ये बच्ची मार्केटिंग वाली बैठी हैं, मैं ऑफ एंड ऑन अपने स्टूडेंट्स को ये मोटिवेट करता रहता हूँ, कोशिश करता रहता हूँ कि अपवर्क पे ज़रूर प्रोफाइल बनाएं, पीपल पर, और पे, गुरु पे, फ्रीलांसर पे, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। उससे आप लोगों की एक पर्सनलाइज एंटिटी बनेगी। अच्छा जी, हम कल देख लेते हैं जो हम कल काम कर रहे थे वो ऐसे ही। सबसे पहले मैं गेट बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, और मैं फिग्मा का जो वो लिंक है, फिग्मा, अच्छा जी, फिग्मा क्या कर रहा होता है जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हो। अब चूंकि कल हम काम कर रहे थे इसमें, जो हमारा ऑलरेडी एक डिज़ाइन हमने सर्च आउट करके फ्री वाली जो टेम्पलेट है वो हम लोगों ने शुरू कर दिया था, उस पर काम सेलेक्ट कर ली थी। अब आप आज हम काम शुरू करेंगे, कल मैंने बॉयलर प्लेट रेडी की थी। तो फिग्मा का क्या करता है, जब आप अकाउंट क्रिएट कर लेते हो, फिग्मा आपके जिन डिज़ाइंस पे आप काम कर रहे होते हो, चाहे वो क्लाइंट की तरफ से आपको साइन हुआ हुआ है, चाहे अपनी किसी फिग्मा के डिज़ाइन के ऊपर आप काम कर रहे हो, आपको शौक है फिग्मा डिज़ाइनिंग करने का और आप उसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर रहे हो, तो वो तमाम का तमाम एलोकेट हो रहा होता है, सारी की सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो रही होती हैं विद इन द डैशबोर्ड ऑफ फिग्मा। जैसे ही मैंने फिग्मा.com ओपन किया तो मुझे तमाम डिटेल्स मेंशन होंगी रेलेवेंट टू द यस्टरडे, जो भी जितनी भी मेरी इस पे डिटेल्स मैंने अपडेट की थी वो सारी की सारी मैंने यहाँ पे शो कर रहा होगा। और नेट की स्पीड्स के लिए होनी चाहिए, फिग्मा रन करने के लिए, के लिए सिस्टम नेट वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आप लोगों की बेसिक रिक्वायरमेंट है। अच्छा जी, मीन वाइल हम ओपन कर लेते हैं, जब तक ओपन हो रहा है मैंने वर्किंग रूट एक बार क्रिएट किया है। फाइल एक्सप्लोरर, एंटर। और ये तो मैंने क्लिक बनाया था ई कॉमर्स वेबसाइट के नाम से, और इसको मैंने ओपन करना है CMD कमांड टर्मिनल, और वहाँ जाके मैंने लिखना है जी इसको VS कोड में ओपन करने के लिए कोड स्पेस डॉट। और पहला वाला जो कंपोनेंट आज हम यूज़ करेंगे वो है जी, मैंने डॉक्यूमेंटेशन वाले पेज पे क्लिक किया जहाँ मैंने कल बॉयलर प्लेट का कोड स्निपेट कॉपी किया था, एंड देन स्क्रॉल डाउन टू द कंपोनेंट। यहाँ पे कंपोनेंट्स आ गए, ठीक है, दीज आर द कंपोनेंट्स जो हम वेब पेज को डेवलप करने के लिए अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिज़ाइन हम उसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं, जहाँ जहाँ पे भी जो जो कंपोनेंट हमें रिक्वायर है। और इसमें से जाके कंपोनेंट के, एंड यहाँ से जाके नैव बार का, ठीक है, दिस इज, आप डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हो। द फर्स्ट कंपोनेंट आई एम गोइंग टू यूज़ इज नैव बार। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था आप लोगों को कि बूटस्ट्रैप में हमें अलग से कस्टम CSS बहुत ज़्यादा डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं होती, बस हम सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में क्विकली कंपोनेंट के स्ट्रक्चर को कॉपी करते हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से, और अकॉर्डिंगली उसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं, इंटीग्रेट कर रहे होते हैं विद इन द वेब पेज जो भी हम डेवलप कर रहे हैं। वेब पेज हमारा ओपन हो गया है जी, व्हाट इज दैट,
डिज़ाइन है जी ये वाला हमारा। ओके, दिस इज़ द डिज़ाइन। व्हाट इज दैट? ठीक है जी, ये वाला डिज़ाइन है जी हमारा। वो मुझे बता रहा है जी ये वाला पेज है, आपने ओपन किया था। इसमें मैं डबल क्लिक करता हूँ। वंस आई डबल क्लिक ऑन दिस लिंक, फिग्मा, अगर आप लोगों को है शौक है फिग्मा के अंदर काम करने का, फोटोशॉप में, क्या में अब इवन ये कि क्या भी काम हो रहा है। अभी मैं उस दिन देख रहा था अपवर्क पे एक क्लाइंट प्रोजेक्ट डिस्प्ले किया हुआ था, शेयर किया हुआ था, जिसको इंटीग्रेट करना चाह रहे थे, करवाना चाह रहे थे फ्रॉम द डेवलपर रिसोर्स। तो उन्होंने डिज़ाइन का जो लिंक शेयर किया हुआ था वो कैनवा में था। तो अब कैनवा में भी इस तरह के पेजेस डिज़ाइन हो रहे हैं, कंप्लीट पेजेस, पूरे कंप्लीट, यानी कि पूरी वेबसाइट का फ्लो रेडी किया जा रहा है। जैसे हमने जो कल पेज ओपन किया, उसमें होम पेज है, प्रोडक्ट डिटेल की टेम्पलेट है, प्रोडक्ट लिस्टिंग की टेम्पलेट है, चेकआउट का पेज है, कार्ट का पेज है, वगैरह वगैरह, ब्लॉग पेज है, कॉन्टैक्ट सर्टिफिकेट। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें अब की लेवल पे प्रिपेयर की जाती हैं। कैनवा और का बेनिफिट ये है कि आप क्विकली एक लिंक शेयर करते हैं और बाकी रेस्ट ऑफ द टीम ऑटोमेटिकली सेम पेज पे आ जाती है। अलग से फाइल शेयर नहीं करनी पड़ेगी। जैसे फोटो में हमें हैवी फाइल शेयर करनी पड़ती हैं। अगर डिज़ाइन, अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि हमने फोटोशॉप में काम करना है, तो ईच टाइम अगर उसमें डिज़ाइनर हमें फाइल करेगा तो फाइल सोर्सेज उसे शेयर करने पड़ेंगे। कॉन्टेक्स्ट की अलग पीएसडी होगी, ब्लॉग की अलग टेम्पलेट होगा, प्रोडक्ट लिस्टिंग का, प्रोडक्ट डिटेल टेम्पलेट का, वो सारे पेजेस अलहदा अलहदा होंगे और काफ़ी ज़्यादा हैवी फाइल्स होती हैं फोटोशॉप में, उसका वेटेज होता है, वो शेयर करना डिफिकल्ट होता है। इंस्टेड के फिग्मा के अंदर हम जस्ट एक लिंक शेयर करते हैं और सारे सभी एक ही पेज पे आ जाते हैं बाय क्लिकिंग दैट लिंक। जैसे जैसे मैं तो ये आ गया जी विजुअल डिज़ाइन, उसने कवर पेज बनाया हुआ है और साथ ही विजुअल डिज़ाइन उसने। जैसे मैंने विजुअल डिज़ाइन पे टैब पे क्लिक करता हूँ तो मुझे सारे पेजेस इन लिस्ट देगा वो। कोडिंग स्टार्ट करने के लिए मेन का टैग हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे मेन का टैग हम यूज़ करते हैं, मैंने कमेंट यूज़ किया मेन, और इसके साथ ही फॉरफ्लैश। कल हमने दोनों फाइल इंक्लूड करवा दी थी, बूटस्ट्रैप की CSS फाइल और उसकी JS फाइल। ये आगे जी हमारा हेडर, हेडर यहाँ पे मैं एक और स्टाइल शीट ऐड कर लेता हूँ इन केस अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी रेलेवेंट टू द डिज़ाइन। आई यूज़ दैट CSS, और CSS में जाके जो फाइल मैंने बनानी है उसका नाम मैं रख देता हूँ style.css। ये क्या करेगी, एग्जैक्टली फिगर आउट करेगी थीम रिलेटेड कलर्स को, इन केस जो मेनली मैंने चीज़ें जो अप्लाई करनी है वो थीम ब्रांडिंग कलर्स लगाने। बूटस्ट्रैप के थीम ब्रांडिंग कलर्स को मैंने ओवरराइड करना है और अकॉर्डिंगली अपडेट करना है ऐसा मैं डिज़ाइन जो थीम ब्रांडिंग कलर्स हैं उनके अकॉर्डिंगली। तो इसका नाम मैं रख देता हूँ जी थीम स्टाइल्स। ठीक है जी, इसका मैंने नाम दे दिया थीम स्टाइल्स। और ये जो पहली वाली CSS है इसको है जी हमारा बूटस्ट्रैप CSS। अब मैंने हेडर का कंपोनेंट बनाना है, तो हेडर के स्ट्रक्चर को मुझे लगाने के लिए हेडर का टैग मैं लिया और यहाँ पे जो कोड कॉपी किया है मैंने फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट, इसको मैंने कॉपी कर लिया, जो मैंने किया, ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे इसे पेस्ट कर दिया विद इन द हेडर टैग, क्योंकि मैं हेड को टारगेट कर रहा हूँ। हेड टैग को एज हमने कल डिस्कस किया था, लोगो, सर्च बार, नेविगेशनल लिंक्स और कुछ आइकन्स आ रहे हैं हमारे राइट साइड पे। अभी हम ओपन करते हैं डिज़ाइन को तो हमें ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा। इसकी इंडेंटेशन सेट कर लिए जी मैंने, और अब हम चलते हैं डिज़ाइन में। डिज़ाइन ओपन हो गया है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। डिज़ाइन में करते हैं जी, दिस इज द डिज़ाइन। और जब हमने कल रिव्यू किया था तो सबसे पहली चीज़ हमें डेवलप करनी है, बिल्ड करनी है, वो है हमारा हेडर का कंपोनेंट। और हेडर के कंपोनेंट ने एक्सपोर्ट कर लिया था, लोग एक्सपोर्ट करने के हमने उसके ऊपर किया था। और उसके बाद जिस लेयर को सेलेक्ट करने पे हमने उसको राइट पैनल से जाके यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, सब जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम पेज को भी ब्राउज़र ओपन कर लें। लेट मी ओपन द ब्राउज़र, डबल क्लिक, एंटर।
ठीक है जी, ये पेज है जी हमारा। और जैसे ही मैंने कंपोनेंट कॉपी पेस्ट किया तो उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे ही बनना शुरू हो गया है जैसे कि ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। विद अ पीस ऑफ मिनिमल एफर्ट मैं क्विकली इस पोजीशन में आ गया हूँ कि मैंने विद यूजिंग द बिल्ट इन क्लासेस ऑफ बूटस्ट्रैप मैंने लोगो भी उसमें ऐड ऑन हो गया, नेविगेशनल लिंक्स भी ऐड हो गए और ये सर्च बार भी आ गई है। और अगर मैं डिज़ाइन में देखता हूँ तो मुझे सर्च बार की ज़रूरत नहीं है, सर्च बार नहीं आ रही मेरे पास, जबकि नेविगेशनल लिंक्स एग्जिस्ट करते हैं मेरे पास। और राइट साइड पे कुछ आइकन्स हैं रेलेवेंट, उसको आप कह सकते हो कि जो हेडर एक्शंस के नाम से, या कार्ट का बटन है, विश लिस्ट का बटन है, सर्च का आइकन है, और यूज़र रजिस्ट्रेशन के लिए, साइनअप के लिए, लॉगिन के लिए उन्होंने एक आइकन प्रोवाइड किया हुआ है। ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट में अमूमी तौर पे ऐसे ही हो रहा होता है। अब इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे इसको यहाँ से स्ट्रक्चर वाइज मैंने करना है जी, सेंटर अलाइन करना है। मार्जिन ई, मार्जिन ई मतलब एंड, ई स्टैंड फॉर एंड। बूटस्ट्रैप के अंदर एक बिल्ट इन क्लास है मार्जिन ई ऑटो, तो मैं इंस्टेड मार्जिन ई ऑटो आई विल गोइंग टू यूज चेंज द बिल्ट इन क्लास एम एक्स ऑटो। और जब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो ये सेंटर लाइन हो गया, विच इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट। ये वाला लिंक मैं आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ, ताकि क्योंकि मोस्ट कॉमनली आप सब जिन जिन पेजेस पे आप लोग काम कर रहे होगे उसमें यही आप लोगों को कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, मैंने सबसे पहले ये किया कि मार्जिन एंड से जो ज़ीरो हो रहा था उसको मैंने दोनों एंड से, लेफ़्ट से और राइट से, उसको मैंने सेंटर अलाइन करने के लिए नेविगेशनल लिंक्स को मैंने ज़ीरो एम एक्स ऑटो कर दिया। यहाँ से भी ऑटो मार्जिन आ रहा है, स्पेसिंग आ रही है, आउटर स्पेसिंग, और यहाँ से भी आउटर स्पेसिंग। इंटरनल स्पेसिंग के लिए पैडिंग होता है और आउटर स्पेसिंग के लिए हम मार्जिन यूज़ कर रहे होते हैं। एक और चीज़ अगर मैं डिज़ाइन में देखूँ तो डिज़ाइनर ने एक ख़ास विड्थ के अंदर काम किया हुआ है, फिक्स विड्थ के अंदर। तो बूटस्ट्रैप में हमारे पास एक फैसिलिटी अवेलेबल है और वो है जी फैसिलिटी हमारी कंटेनर्स की। ठीक है, लेआउट में आ गया मैं और कंटेनर्स पे क्लिक करता हूँ। कंटेनर्स के अंदर अगर मैं क्लिक करता हूँ, इसको हम पहले एक दफ़ा देख चुके हैं, हम इसको रिपीट कर रहे हैं। तो वो क्या है जी, कंटेनर्स का लिंक मैं शेयर कर देता हूँ आप लोग से व्हाट्सएप। ठीक है, इट्स बीन शेयर। और यहाँ पे हमारे पास ये इस टेबल को हम पहले पढ़ चुके हैं, बनाया भी है हमने इस टेबल को। तो जब हमने उस वक्त बनाया था और पढ़ा था कस्टम HTML CSS करते हुए, तो इसमें कुछ बुनियादी बुनियादी डिटेल्स हमें दी गई हैं बाय यूजिंग द बिल्ट इन क्लासेस। और बिल्ट इन क्लासेस को अगर हम देखें तो इसमें यही वो बात हमें बता रहा है कि अगर आप यूज़ करते हो कंटेनर फ्लूइड, राइट नाउ क्या यूज़ हुआ है कंटेनर फ्लूइड। कंटेनर फ्लूइड का मतलब है कि हमारे पास जो ये हमारा स्ट्रक्चर है एक्सपेंड कर रहा है, एज टू एज एक्सपेंड कर रहा है। जिस भी स्क्रीन पे आप इसे ओपन करेंगे वो एक्सपेंड करता जाएगा। जैसे मैंने कंट्रोल माइनस किया तो वो उसने अपने आप को एक्सपेंड कर दिया। और अगर मैं इसको ओपन करता हूँ विद इंस्पेक्ट एलिमेंट, इंस्पेक्ट एलिमेंट करने के बाद हमारे पास एक टूल है जी, टूल ओके, रिस्पॉन्सिव टूल। इसका हम जिक्र पहले कई मरतबा कर चुके हैं। और यहाँ पे जाके लार्ज लैपटॉप, और ये है जी हमारे पास 2560 पिक्सल, यानी कि मैक बुक पे जो पिक्सल्स होते हैं 2560 पिक्सल, उसके हिसाब से उसने स्क्रीन को, उसके जो एलिमेंट है उसको इसने एक्सपेंड कर दिया, ड्यू टू द रीज़न कि इसमें हम लोग यूज़ कर रहे हैं कंटेनर फ्लूइड। वो क्लास कहाँ पे आ रही है जी, वो क्लास आ रही है जी आपकी, ये आ रही है, ये आ गई। ठीक है, इसको मैंने चेंज करना है क्योंकि मुझे डिज़ाइनर ने जो डिज़ाइन दिया, जो मैंने सेलेक्ट किया है बिल्ड करने के लिए, उसकी विड्थ है जी 1140 पिक्सल। यहाँ से ये हमें बता रहा है। ठीक, कंटेनर की क्लास अगर आप लगाएंगे, कंटेनर फ्लूइड से मैं स्विच कर रहा हूँ कंटेनर पे, और जब आप वो क्लास लगाएंगे तो उसकी जो
मैक्स विड्थ आ रही है फॉर द एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन जो कि इस वक्त राइट नाउ है स्क्रीन के ऊपर, वो है जी 1320 पिक्सल। अब मैं इसे वापस स्विच मोड करता हूँ जी, इसको मैंने वापस स्विच किया और पेज को रीलोड किया, तो उसने क्या किया, उसकी विड्थ जो है ना फिक्स विड्थ कर दी। पहले कंटेनर फ्लूइड था, एज टू एज जा रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि अब जो स्ट्रक्चर मेरा बना है उसमें उसने उसकी जो विड्थ है उसको फिक्स विड्थ में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि मेरे डिज़ाइन में ऐसे काम करना है, बनाना है, उसको अकॉर्डिंगली बिल्टअप करना है। वो है 1140 पिक्सल की तरीके। तो अब मैंने ऐड ऑन करना है जी यहाँ पे एक अदद लोगो, यहाँ ऐड कर लेते हैं हम। ठीक, लोगो के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कोड। ठीक है जी, क्लिक, और कोड आ गया जी, ये इमेज है, और इसको मैंने कोड एक्सट्रैक्ट करना है इसका एसेट्स के फोल्डर में, एंड देन इमेजेस, इन केस अगर मैं कोड के ज़रिए इसको लगाना चाह रहा हूँ। ठीक, और ब्रांडिंग लोगोज के लिए जो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, उसके लिए बेहतर यही होता है उसकी प्रेजेंटेशन के लिए कि हम कोड यूज़ करें। ठीक, आप इमेज भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स नॉट, लेकिन मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ SVG इमेज रिप्लेस विद नैव बार, जहाँ पे नैव बार लिखा हुआ था, यहाँ पे नैव बार लिखा हुआ था, इसको मैंने उस कोड के साथ रिप्लेस कर दिया, और कोड जो है वो काफ़ी लेंथी है। ओके, अब जब मैं रीलोड करूँगा तो मेरे पास जहाँ पे नैव बार लिखा हुआ आ रहा था, वहाँ सिंपल वहाँ पे लोगो अटैच हो गया। और अगर इसको इमेज लगाना चाह रहे हैं तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि वो इमेज के ज़रिए लगाएंगे, इमेज के टैग के ज़रिए लगाएंगे। और ये है जी एसेट्स के अंदर इमेज और लोगो। ठीक है जी, और ऑल्ट के टैग में इसका जो नेम है हमारा ये वाला, ये मैंने लगा दिया। इसको मैं रीलोड करता हूँ तो ये आ गया जी PNG इमेज। ठीक, पहले SVG कोड था, अब PNG इमेज के ज़रिए SVG कोड के ज़रिए आ रहा है। पहले कोड था, अब इमेज के ज़रिए आ रहा है। पहले कोड था, अब इमेज के ज़रिए आ रहा है। जब मैं रीलोड कर रहा हूँ तो इसने अपडेट कर दिया इसको। ठीक हो गया, ये लोगों के ज़रिए आपके इमेज के ज़रिए आ रहा है। अब जो नेक्स्ट चीज़ मैंने अपडेट करनी है, एज फॉर द डिज़ाइन आई नीड टू अपडेट द नेविगेशनल लिंक्स टेक्स्ट। ठीक है, जो कंटेंट है अकॉर्डिंगली इसी के मुताबिक मैंने अपडेट करना है। तो मैं क्या करता हूँ जी, 1 बाय 1 अपडेट करता हूँ। दिस इज़ द नेविगेशन, ये कंपोनेंट लगा हुआ है हमारा नेविगेशन लिंक्स के लिए। और यहाँ पे जाके जो चीज़ें मैंने अपडेट करनी है, सबसे पहले ये वाला जो लिंक उन्होंने मुझे दिया हुआ है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ विद शॉप। मैंने चेंज कर दिया विद शॉप। इसी तरीके से इसमें उन्होंने हमें क्या किया हुआ है, बिल्ट इन ड्रॉप डाउन लगा के दिए हुए। अगर इन केस आप ऐसी वेबसाइट पे काम कर रहे हो जहाँ पे आपने ड्रॉप डाउन बनाना है, तो आपको अलग से CSS लिखने की ज़रूरत नहीं है, अलग से HTML के स्ट्रक्चर में डिटेल व्यू में जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बना बनाया कंपोनेंट आप इंटीग्रेट करें और उसी के अकॉर्डिंगली ये सारा स्ट्रक्चर यहाँ बन जाएगा। इसमें दोनों चीज़ें हेल्प आउट कर रही हैं, CSS भी हेल्प आउट कर रही है बूटस्ट्रैप की, और बूटस्ट्रैप की जो JS फाइल है वो भी इसमें हेल्प आउट कर रही है स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, बिल्ड करने के लिए। अब अगर वो चीज़ बनानी होता ही है, अमूमी तौर पे क्या होता है जी कि जब आप किसी भी वेबसाइट, ई-कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट पे काम कर रहे होते हो, तो आपका जो स्ट्रक्चर है ना कैटेगरीज को डिस्प्ले करने के लिए, जैसे किसी वेबसाइट में लिविंग है, डाइनिंग रूम है, किचन है, तो ये क्या आ गई, डिफरेंट कैटेगरीज आ गई। तो कैटेगरीज यहाँ डिस्प्ले की जा सकती हैं 1 बाय 1। ये मैं एक सिनेरियो बता रहा हूँ आपको। लेकिन अभी के लिए क्योंकि मेरे पास जो डिज़ाइन है उसमें डिज़ाइनर ने सिंपल होम, शॉप, अबाउट और कॉन्टेक्ट सिंप्लीफाइड लिंक्स दिए। मे बी जिस डिज़ाइन पे आप लोग काम कर रहे हो उसमें ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आपको ड्रॉप डाउन यूज़ करना पड़े, तो आपने इस वाले पार्ट को रिमूव नहीं करना, उसी के अकॉर्डिंगली आपने सिर्फ टेक्स्ट अपडेट कर देना है। मैंने, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे डिज़ाइन में चीज़ नहीं थी, तो मैंने उसको रिमूव कर दिया। अब मैंने जो नेक्स्ट चीज़ अपडेट करनी है वो है जी
अबाउट और कॉन्टेक्ट का लिंक लगाना है, सिंपल है। इसको मैंने किया थी कॉपी, इसी को मैंने शॉप वाले को कॉपी किया। एल आई का स्ट्रक्चर है, बिल्ट इन क्लासेस लगी हुई है नैव आइटम और नैव लिंक की, उसको मैंने एग्जिस्टिंग रहने दिया एंकर टैग के ऊपर, और मैंने उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया फॉर अबाउट और यहाँ पे हमने कर दिया जी कॉन्टेक्ट, ये मैंने कॉन्टेक्ट कर दिया। अब मैं जब रीलोड करूँगा तो जो डिज़ाइन के हिसाब से चीज़ें हैं ना वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गई हैं। एग्जैक्टली फॉन्ट नहीं वो लग रहा, कुछ स्टाइलिंग की चीज़ें हैं वो अपडेटेड नहीं है, मगर मुझे विद अ मिनिमल पीस ऑफ एफर्ट मैंने इस स्ट्रक्चर को बना लिया। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो मेरा स्ट्रक्चर है, बूटस्ट्रैप आपको इस चीज़ में क्विकली हेल्प कर रहा होता है कि ये जो मेरा जितना भी स्ट्रक्चर है वो मोबाइल ऑप्टिमाइज भी है। इसके सबसे जो वन ऑफ द बेस्ट इसका जो पॉइंट है हमारे इस केस में वो ये है कि ये मोबाइल ऑप्टिमाइज वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है। इसके लिए हमें अलग से, जब हमने कस्टम CSS लिखी थी तो अलग से हमें इन चीज़ों को बनाने के लिए JS लिखनी पड़ रही थी, लेकिन चूंकि हमने JS इंक्लूड करवाई हुई है, बूटस्ट्रैप की जो JS है, बूटस्ट्रैप की CSS इंक्लूडेड है, तो उसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये हुआ है कि हमारी यूजिबिलिटी जो है ना वेबसाइट, जो कंपोनेंट की हेडर के कंपोनेंट है, वेबसाइट के डिफरेंट स्ट्रक्चर लेआउट है, वो ऑटोमेटिकली बिल्ट होता जा रहा है विद अ मिनिमल पीस ऑफ एफर्ट। विद इन 5 to 10 मिनट्स हम इस पोजीशन में आ गए कि हमने पूरा ऊपर का जितना भी स्ट्रक्चर है हमारा वो रेडी हो गया और मोबाइल ऑप्टिमाइज भी है। तो दैट्स वाई मार्केट में ज़्यादा क्लाइंट प्रेफर कर रहे होते हैं बूट स्ट्रैप का जो हमारा फ्रेमवर्क है फ्रंट एंड का, उसको प्रेफर कर रहे होते हैं ज़्यादातर। वैसे टेलविंड इन हो चुका है मार्केट में, और टेलविंड इससे बहुत ज़्यादा एडवांस है, बहुत ज़्यादा मॉडर्न है। उसमें JS इंक्लूडेड नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे हम ये काम कर रहे हैं तो इसमें तो JS इंक्लूडेड है ना, उसमें JS इंक्लूडेड नहीं है। और JS इंक्लूडेड ना होने के साथ साथ उसमें आपको बने बनाए कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। जैसे आपने ये हेडर का कंपोनेंट बनाना है और आप ने लोगो लगाना है और कुछ लिंक्स लगाने हैं और कुछ और आइकन्स ऐड करने हैं, तो वो आपको बने बने टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स भी मिल जाते हैं और डिफरेंट आप सर्च आउट करते हो तो AI टूल से भी हेल्प मिल जाती है। बहुत सारी ऐसी ऑफिशियल वेबसाइट्स भी हैं टेलविंड के रेलेवेंट, जहाँ पे आपको बने बनाए कंपोनेंट अवेलेबल हैं विद द कॉम्बिनेशन ऑफ टाइप स्क्रिप्ट, विद जो कि रिएक्ट में यूज़ कर रहे होते हैं हम, जावास्क्रिप्ट, अगर स्टैटिक HTML लिख रहे हैं हम कस्टम, उसको अभी कन्वर्ट नहीं किया हमने रिएक्ट के अंदर, तो ये सारे आपके कंपोनेंट आपको इस तरह से हेल्प आउट मिल रहे होते हैं क्विकली डेवलप करने के लिए। चलिए, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट हो गया जी कि हमारी वेबसाइट जो हम बना रहे हैं, वेब पेज जो हम बना रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली होता जा रहा है रिस्पॉन्सिव ऑन द फ़ोन एज वेल, और इसी तरह से iPad भी रिस्पॉन्सिव है ये, ठीक। कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं कि वो आपको iPad के ऊपर भी फोकस कर रहे होते हैं साथ साथ रिस्पॉन्सिव करने के लिए। तो ये काम हो गया जी डन हमारा। अब मैंने सिंपल वे में क्या करना है, लास्ट जो मैंने काम करना है जी वो है इस फॉर्म की जगह मैंने लगाना है जी मेरा जो आइकन्स हैं वो लगाने मैंने, ठीक है। तो ये मैं लिख देता हूँ जी डिव, एक इसके लिए ना एक अलग से मैं डिव बना लेता हूँ, और इस डिव में मुझे 4 एंकर टैग चाहिए, ठीक है, 4 एंकर टैग। और चारों एंकर टैग्स में सबसे पहले कार्ड चाहिए, फिर विश लिस्ट, फिर ये सर्च आइकन या यूज़र। अगर मैं राइट टू लेफ्ट आऊँ, और अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊँ तो सबसे पहले मुझे यूज़र आइकन चाहिए, देन सर्च आइकन एंड विश लिस्ट है लास्ट में ये। तो वन बाय वन जी हम क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले मैं एक एंकर टैग लगा लेता हूँ, और आइकन्स के लिए हम यूज़ करेंगे फॉन्ट ऑसम यूज़ कर सकते हैं, SVG फाइंड यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे आइकन हैं इस टाइम मार्केट में अवेलेबल हैं। आप जस्ट AI टूल पे उस पर जाके गूगल पे सर्च करोगे तो आपको नंबर ऑफ़ वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ से आप जाके क्विकली आइकन्स इंटीग्रेट कर सकते हो। अगर आपने वहाँ से नहीं इंटीग्रेट करने क्लाइंट इस चीज़ पे आप लोगों को आपने जो भी डिज़ाइन बनाया है, आप अपनी टीम के साथ काम कर रहे हो और आप चाहते हो कि यार मैंने फॉन्ट ऑसम वाले आइकन यूज़ नहीं करने, तो फिग्मा के अंदर आपको जो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, फैसिलिटी अवेलेबल है, वो ये कि आप डायरेक्टली यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हो आइकन्स। जैसे हमने कल लोगो के एक्सपोर्ट किया था, तो हम आइकन को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं इन SVG फॉर्मेट, तो वो भी एक्सपोर्ट करके हम लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो मैंने कार्ट वाला आइकन है ना, मैं क्या करता हूँ इसको कर लेता हूँ, इसको मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है जी। ये है जी कार्ट का आइकन,
और इसको मैंने करना है जी एक्सपोर्ट। सो वन आई सेलेक्ट द लेयर, आ गया जी, ये है जी ग्रुप बनाया हुआ डिज़ाइनर ने। और इस ग्रुप को अगर मैंने ओपन करता हूँ तो दिस इज़ द ग्रुप, ठीक है जी, ये है जी ग्रुप, इसमें से सारे आइकन्स रखे हुए वन बाय वन, ठीक। स्क्रॉल डाउन, और ये बातें डिज़ाइनर बता भी सकता है आपको, जैसे उसने कवर बनाया हुआ है, विजुअल डिज़ाइन का टैब बनाया हुआ है, इसी तरह से रेलेवेंट स्टाइल्स यूज़ किए हुए हैं, आइकन्स कौन सी लाइब्रेरी यूज़ की हुई है, और इसके अलावा फॉन्ट कौन से यूज़ किए हुए हैं, थीम ब्रांडिंग कलर्स क्या हैं, वो सारी की सारी डिटेल्स आपको इसी तरह की एक पेज में जाके, टैब में जाके, यूएक्स यूआई स्टाइल गाइड में वो सारी की सारी डिटेल्स आपको मिल सकती हैं। इस तरह से भी पॉसिबिलिटी मौजूद है। तो यहाँ पे क्या करना है जी, हमने इसमें से लेट सपोज हमने ये वाला आइकन है, ठीक है, दिस इज द आइकन आई नीड टू एक्सपोर्ट दिस आइकन, दिस इज कार्ट आइकन, वेक्टर बेस बनाया हुआ है जी उसने, ठीक है। तो वेक्टर बेस का मतलब ये है कि उसका हम इजीली कोड यूज़ कर लेंगे, और अगर आपका फिग्मा पेड है तो आप डायरेक्टली कोड भी यहीं से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इंस्टेड कि मैं एक्सपोर्ट करूँ एसवीजी में और मैं लेके जाऊँ। अगर आपने फिग्मा पेड वाला वर्जन लिया हुआ है तो आप डायरेक्टली उसका कोड भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, पूरी की पूरी CSS कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैंने एसवीजी में कन्वर्ट किया, एक्सपोर्ट कर दिया, आइकन सेलेक्ट किया, एक्सपोर्ट। सर मीन्स के अगर फिग्मा हमने पेड़ लिया हुआ है तो उस पे सारी HTML भी सामने आ जाती है नज़र। HTML इस सेंस में आएगी कि वो आपको एग्जैक्टली तो नहीं वो करेगा, लेकिन बहुत करीब तरीन क्लोज मैच दिखा देगा। मे बी शायद आपको डेस्कटॉप के लिए अलग से टारगेट करना पड़ेगा अगर, और फिर उसमें आप जिस डिज़ाइन पे काम कर रहे हो उसकी डिज़ाइन के 3 मेन फॉर्मेट आपके पास होने चाहिए, डेस्कटॉप का, आईपैड का और फ़ोन का। देन ही आप उसकी HTML एग्जैक्टली बना सकते हो जैसे कि डिज़ाइन में है। और उसमें फिर आपको अलग से एफर्ट ये पुट करनी पड़ेगी कि जो रिडंडेंट आपका कोड होता है, ऐसा कोड जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि फिग्मा जब जनरेट करता है रन टाइम पे HTML कोड तो उसमें बहुत सारा ऐसा कोड भी जनरेट कर देता है जिसकी ज़रूरत नहीं होती, रिडंडेंट कोड, वो फिर आपको क्लीन भी करना पड़ेगा। तो अब ये आप लोगों की पर्सनल चॉइसेस हैं। अगेन अगर आप कह रहे हो कि आपका क्लाइंट इस चीज़ पे एग्री है, उसको मसला नहीं है एक्स्ट्रा कोड से या ऐसे कोड से जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी वो कोड आ रहा है और क्लाइंट को मसला नहीं है, तो आप काम कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के ऊपर बेस कर रही होती हैं। बाज़ दफ़ा इतनी फास्ट स्पीड में, फास्ट पेस में काम हो रहा होता है कि इन चीज़ों को, ये चीज़ें इतनी मैटर ही नहीं कर रही होती, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं कि वो क्लीन कोड के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही होती हैं, इसी बेसिस पे वो अपनी मार्केट में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो उस केस में फिर आपको कोड क्लीन करना जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट आपकी बन जाती है। अच्छा जी, मुझे ये वेक्टर चाहिए जी, मैंने डबल क्लिक किया एंड आई एम एबल टू यूज़, ये मेरे पास आ गया, ठीक है। तो मैंने इंस्पेक्ट एलिमेंट करके, सॉरी व्यू पेज सोर्स करके मैंने ये वाला कोड यूज़ करना है, इसको मैंने कर लिया जी कॉपी। और यहाँ पे आते हैं जी हम, इसको मैंने कर दिया पेस्ट। ये सारा वो कोड है जिससे हमारा जो बन रहा है आइकन फॉर द कार्ट, ठीक है, फॉर द कार्ट। और इसमें हमारे पास एक क्लास होती है बूटस्ट्रैप में, वो मैं यूज़ करने लगा हूँ जी, वो मैं यूज़ करने लगा हूँ बिल्कुल सेम उसी तरह से जैसे हमने वहाँ पे कस्टम क्लासेस बनाई थी ना। तो यहाँ मुझे कस्टम क्लासेस बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ मैंने लिखना है जस्ट क्लास उस डिव के ऊपर जिसमें मैंने चारों एंकर टैग रखे हैं, और इस डिव के ऊपर मैंने क्लास लगानी है जी डी फ्लेक्स की क्लास मैंने लगा दी, सिंपल। टेलबैंड में डी फ्लेक्स नहीं होता, डायरेक्ट फ्लेक्स हो जाता है, ठीक। तो वंस आई रीलोड द पेज आई एम एबल टू सी द कार्ट बटन, कार्ट आइकन, कार्ट बटन, कार्ट आइकन, कार्ट लिंक वगैरह वगैरह। जैसे ही यूज़र क्लिक करेगा कार्ट इस पे, आइकन पे, लिंक पे, बटन पे, तो वो स्विच कर जाएगा कार्ट वाले टेम्पलेट के ऊपर। होता भी यही है अमूमी तौर पे ई-कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट्स में ऐसे ही हो रहा होता है। तो ये वाला जी, पहला वाला जी हमारा आइकन लग गया है जी, सक्सेसफुली डन। ये इमेजेस भी लगा सकते हैं आप, रिकमेंडेड मैं इसलिए कर रहा हूँ इसको यूज़ करें कि, रिकमेंडेड मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको आइकन्स के लिए कोड यूज़ करें कि वो हमारे स्ट्रक्चर को
बेहतर अंदाज में डिस्प्ले करने में हेल्प आउट कर रहा होता है। क्रिस्टल क्लियर रिजल्ट के लिए हम इन चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा जी, ये आगे जी। और अब इसके बाद मैंने एक और यूज़ करना है एंकर टैग। दिस वन इज़ एन अदर वन फॉर दिस वन फॉर ये जी विश लिस्ट, ठीक है जी। तो ये साथ ही आइकन है जी। आई एम होपिंग दिस इज आइकन प्रोबेबली यस। तो ये सारे के सारे जी उसने आपको एक तरह से डिज़ाइनर ने आपकी ज़िंदगी डेवलपर की आसान की हुई है कि उसने आपको वेक्टर बेस ही सारे का सारा स्ट्रक्चर, ये इसका ये मतलब भी हो सकता है कि डिज़ाइनर ने डिज़ाइन बनाया ही फिग्मा के अंदर है, ये भी हो सकता है। इलस्ट्रेटर में ड्रॉ करके और डायरेक्टली उसको इंटीग्रेट किया हुआ है विद इन द फिग्मा। और ये आगे जी विश लिस्ट का आइकन। अब मुझे इसका चाहिए है कोड चाहिए इसका। इस सारी प्रोसेस के अंदर मैं किसी भी इमेज को प्लेस नहीं कर रहा विद इन द इमेजेस फोल्डर। और उसका क्या बेनिफिट हो रहा है कि मेरी वेब पेज की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो रही है। किस तरीके से बेहतर हो रही है कि मेरे सर्वर पे रिक्वेस्ट नहीं जा रही, हर इमेज को लगाने के लिए मेरे सर्वर पे रिक्वेस्ट नहीं जा रही। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ SVG कोड कि हर मर्तबा ब्राउज़र को पेज को रेंडर करने के लिए, ब्राउज़र को पेज को पेंट करने के लिए, रेंडर करने के लिए, कैनवस पे ड्रॉ करने के लिए रिक्वेस्ट नहीं जानी पड़ती सर्वर पे। ठीक, वो क्या करेगा, इसका कोड जब तक वो रीड करेगा ना SVG का कोड, तो वो ये आइकन बना चुका होगा। इंस्टेड के अगर मैं इमेज का आइकन, इमेज का टैग लगाता, जैसे मैंने लोगों के लिए लगाया भी है, तो वो क्या हो रहा है, इमेज के लिए रिक्वेस्ट जा रही है सर्वर के ऊपर। अभी ये पेज लोकल सिस्टम पे मैं देख रहा हूँ, लेकिन जैसे मैंने लिंक आप लोगों के साथ कल शेयर कर दिया इसका वर्सल का, तो वो क्या करता है, वर्सल पे हर मर्तबा रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पे कि जाओ इमेजेस के फोल्डर में जाओ, इसको ढूंढो, फिर लगाओ इसको आके। तो प्रोसेस तो ये बहुत क्विक हो रहा होता है, लेकिन अगेन उससे हमारी वेब पेज की परफॉर्मेंस सेकंड्स के अंदर जो सेकंड के अंदर भी हम जो गेम खेल रहे होते हैं एज उसकी वेबसाइट को परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए हमने सेकंड के अंदर भी, नैनो सेकंड्स को भी हमने मिनिमल करना होता है। तो ये पॉइंट इतना इम्पॉर्टेंट है किसी भी वेब पेज को क्विकली लोड करने में। तो इसलिए हम इन स्मार्ट डिसीजंस को ले रहे होते हैं। इंस्टेड के हम हर चीज़ को इमेज के ज़रिए कंट्रोल करें, हम प्रेफर करते हैं कोड के ज़रिए कंट्रोल करना। और कोड के ज़रिए कंट्रोल करने का सबसे इम्पॉर्टेंट जो बेनिफिट है हमें, वो ये मिल रहा है कि ये जितनी देर में रिक्वेस्ट जाती सर्वर पे, उससे पहले ही उसने रीड करके ब्राउज़र ने रेंडर कर दिया, उसको कैनवस पे ड्रॉ कर दिया, बना दिया आइकन। तो दैट्स वाई फॉर द आइकन, फॉर द ब्रांडिंग, थीम ब्रांडिंग्स हम यूज़। और दूसरा जो रिजल्ट है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। दूसरी मेन चीज़ ये, डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर, फ़ोन के ऊपर, आईपैड के ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर, डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर, हाई डेफिनेशन स्क्रीन्स के ऊपर, इसके जो रिजल्ट हैं वो काफ़ी अच्छे क्रिस्टल क्लियर रिजल्ट आ रहे होते हैं। पिक्सेलेट नहीं कर रहा होता इमेज पिक्सेलेट नहीं कर रहा होता, क्योंकि हमने कोड यूज़ किया है। तो ये मैंने दूसरा वाला यूज़ किया, और इधर मैंने लगाना है जी दिस इज द कोड आई नीड। इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ जी। इसको मैंने ओपन किया, और ये है जी कोड हमारा इसका। दिस इज द कोड, विश लिस्ट, व्यू पेज सोर्स, कंट्रोल यू करके भी आप डायरेक्टली व्यू पेज सोर्स कर सकते हैं। और इस वक्त क्योंकि मैंने रेप्ला का किया है, दो मैंने कर दिए हैं उसको ना लगाने के लिए, तो दोनों वो आ रहे हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे डिफरेंट लगाना है। यहाँ पे मैंने आई कार्ड का लगाया था, यहाँ मैंने विश लिस्ट का लगाना है। तो विश लिस्ट का लगाने के लिए जो एग्जिस्टिंग SVG कोड है वो मैंने रिप्लेस कर दिया विद, क्योंकि दो एंकर टैग हैं राइट नाउ, दो एंकर टैग हैं, इसके साथ मैंने ये वाला रिप्लेस कर दिया। और वंस आई रीलोड, सो द स्ट्रक्चर हैज़ बीन अपडेटेड। ठीक है जी। और ये मैंने इंडेंटेशन सेट कर दी इसकी। वन बाय वन ना मैं मेंशन भी कर देता हूँ, ताकि मुझे पता हो कि ये वाला जो एंकर टैग है वो किस लिए है जी। दिस इज द कार्ड,
और यहाँ पे है जी कार्ट आपका एंड हो गया एंड देन दिस इज द विश लिस्ट। और ये है जी विश लिस्ट WSH। और अब जो हम बनाने लगे हैं वो है जी सर्च का आइकन। ये है जी सर्च और इसी तरह से इसका HTML तो ये मैंने जी अपडेट कर दिया जी, 1 बाय 1 सारी चीज़ें अपडेट कर दी। कोड स्निपेट यही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं, बस मैं SVG कोड उसके अंदर जाकर रिप्लेस कर दूंगा। एंड द लास्ट वन इज फॉर द यूज़र, कस्टमर यूज़र, ठीक, यूज़र लॉग इन साइन अप, लॉग इन साइन अप, लॉग इन साइन अप। HTML कमेंट में उसी हवाले से रेलेवेंट HTML कमेंट्स कर रहा हूँ ताकि मुझे जब इन इस स्ट्रक्चर को जब मैंने प्रोग्रामिंग एंड पे डील करना हो विद इन द रिएक्ट फ्रेमवर्क, बैक एंड API इंटीग्रेट करनी हो, तो मुझे इस चीज़ को हैंडल करना आसान हो। प्रोग्रामिंग एंड पे हैंडल करना एज अ डिफरेंट सेपरेट स्टैंड अलोन पार्सल के तौर पे हैंडल करना आसान हो कंपोनेंट बेस्ड कोडिंग के लिए। और यहाँ पे हमने कर दिया जी कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने, अगेन वही वाला एंकर टैग। अब मैंने इन दोनों आइकन्स के कोड अलग अलग एक्सपोर्ट करने हैं सर्च का और यूज़र का, ठीक है। सबसे पहले हम ले लेते हैं जी फॉर द सर्च प्रोबेबली, या जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ लेयर तो राइट साइड पे मुझे हाईलाइट कर देता है कि आप ये वाली जो लेयर है इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक। सो आई क्लिक हेयर एंड एक्सपोर्ट ऑन द राइट पैनल इन फिग्मा। I select the SVG and export on a similar pattern। जो लास्ट वन है जी दिस वन, प्रोबेबली इसको मैंने ओपन करके मैं चेक कर लेता हूँ। लेयर्स रखी हुई है डिज़ाइनर ने, एक ही लेयर है, ठीक है। इसे मैंने सेलेक्ट किया एंड सेम उसी एक्सरसाइज को रिपीट कर रहा हूँ जी मैं। दिस इज़ द SVG and export। So ये आ गए जी सारे इमेजेस आ गए मेरे पास 1 by 1, ठीक है। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू ओपन द सेकंड एंड थर्ड, probably this one for the icon search। मैंने क्लिक कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सेट किया हुआ है, क्रोम डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र क्रोम सेट किया हुआ है। बेहतर तो ये क्रोम सेट कर लें आप, क्योंकि क्रोम ब्राउज़र में हमने डेव टूल के साथ प्ले अराउंड करना होता है, वो बहुत सारी चीज़ों में हमें हेल्प आउट कर रहा होता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर पे अगर आप कंफर्टेबल हैं तो कर सकते हैं, मैं उसको बाउंड नहीं कर रहा, मगर अगर आप कर लेंगे, स्विच कर लेंगे क्रोम को फॉर द डेवलपमेंट पर्पस, तो आपके लिए काम काफ़ी सीक्वेंट हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, ईजी टू मैनेज हो जाएगा। तो ये मैंने इंडेंटेशन सेटवेट कर ली इसकी, ठीक है जी। इंडेंटेशन आप डायरेक्टली इसके साथ भी सेटवेट कर सकते हैं, ठीक है। वो आपकी HTML को प्रेडिक्ट कर देता है, सीक्वेंट में ले आता है। VS कोड के अंदर ये बिल्ट इन फीचर्स हैं कि आपके स्ट्रक्चर को क्विकली अपडेट करने में, कोड के स्ट्रक्चर को क्विकली अपडेट करने में हेल्प आउट कर रहा होता है आपको। अच्छा, दिस इज़ द लास्ट वन वेक्टर जो मैंने इंटीग्रेट करना है। दिस इज़ द यूज़र SVG आइकन, ये आ गया जी मेरे पास। और अब मैंने इसको मूव ऑन करना है, कॉपी that code and paste with this। और इसकी इंडेंटेशन भी हम सेटवेट कर लेते हैं जी। इंडेंटेशन सेट करने का बेनिफिट ये होता है उसकी कोड की ना रीडेबिलिटी इंक्रीज हो रही होती है, और वो आप ही के लिए आसानी है, क्योंकि आप ही इसको फिर आगे फाइनलाइज करके प्रोग्रामिंग करनी है, कंपोनेंट में बनाना है, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, API इंटीग्रेशन करनी है, तो ये इंडेंटेशन आपको उस वक्त में काफ़ी हेल्प आउट करेगी। दिस इज़ द गैप, और आई थिंक दिस इज़ गैप 3 प्रोबेबली। इसके अंदर एक बिल्ट इन क्लास होती है बूटस्ट्रैप की, मैं वो यूज़ कर रहा हूँ टू क्रिएट अ गैप बिटवीन द इमेजेस आइकन्स, ठीक है जी। वो क्लास
क्या है जी, वो क्लास है, हम जाके सर्च आउट कर लेते हैं, और वो क्लास है जी, मैं लिखता हूँ सर्च में प्रोबेबली द गैप इज़ द क्लास, आई एम होपिंग गैप, एंड एंटर। ठीक है जी, ये क्लास एग्जिस्ट करती है, वेयर इज द गैप, दिस इज द गैप। ठीक, मैं ये वाला ना बिल्ट इन क्लास एक में लगानी चाह रहा हूँ, ये वाली क्लास, तो ये मैंने किया कॉपी, और वो मैंने G3 जो है ना प्रोबेबली टेलमेंट के अंदर होती हैं क्लासेस, सेम है, सिमिलर हैं, तो दैट्स वाई, क्योंकि मैं काम कर रहा होता हूँ ऑफ एंड ऑन, तो मिक्स हो जाती हैं क्लासेस। बाकी आपको VS कोड भी ये चीज़ें हेल्प आउट करेगा। ठीक, VS कोड आपको बिल्ट इन क्लासेस रिमाइंड करवाने में हेल्प आउट करेगा, असिस्ट कर रहा होगा अगर आप एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेते हैं। ये मैंने रेफरेंस लिंक भी शेयर कर दिया जी इसके साथ, और ये रेफरेंस लिंक आ गया जी, ये आ गया आपके साथ। ठीक है, जैसे गैप वाली जो मैंने क्लास लगाई है, क्योंकि उसका बेनिफिट क्या हुआ मेरे केस में, मुझे जो गैप चाहिए था विद इन द आइकन्स वो मुझे अकॉर्डिंगली मैंने ऐड ऑन कर लिया। सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं हम, सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं वाया यूजिंग द चेंजिंग द दिस स्ट्रक्चर कोड। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं हम, और इसको मैंने कर दिया जी इस तरह से। ठीक है, तो लास्ट में हम रख सकते हैं कार्ट की बजाय हम रख सकते हैं लॉगिन। ठीक है, तो वो हमारी एक जो स्ट्रक्चर वाइज डिटेल्स हैं वो हो जाएंगी अपडेट। मैंने सेलेक्ट किया इसको एंड मूव ऑन, ऑल्ट प्रेस करके लास्ट में मैंने मूव ऑन कर दिया, दिस वन फॉर द, ये आ गया जी। ठीक है जी, दिस इज द कार्ट, और कार्ट के बाद जो वेरी नेक्स्ट चीज़ है वो है हमारा विश लिस्ट। ऑन अ सिमिलर पैटर्न आई मूव द विश लिस्ट आइकन एज वेल बाय कट एंड पेस्ट, प्रोबेबली द क्विकेस्ट वे। इसको मैंने किया जी, विश लिस्ट के आइकन को जो एंकर टैग के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, इसको मैंने किया यहाँ से कट, और मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। इट्स बीन डन। अब जब मैं रीलोड करूँगा तो मेरा सीक्वेंस अपडेट हो गया है, विच इज़ गुड। और ये जो लास्ट वाला आइकन है इसको मैंने फर्स्ट नंबर पे लेकर आना है, यूज़र को मैंने फर्स्ट नंबर पे मैंने स्विच करने के लिए किया इसको कट, और यहाँ से मैंने इसको मूव ऑन कर दिया। अच्छा, इस तरह से भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास एक ऑप्शन होता है ऑर्डर का। ठीक है, ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। ऑर्डर की क्लासेस के लिए हम चलते हैं जी, बिल्ट इन क्लासेस होती हैं इसके अंदर ऑर्डर। वो क्या करता है, आपका फ्लेक्स के कॉम्बिनेशन के साथ ऑर्डर को चेंज कर देता है। फ्लेक्स के कॉम्बिनेशन के साथ आप प्लेसमेंट ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, फर्स्ट वन, थर्ड वन, सेकंड वन, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ये मैं एज अ रेफरेंस आप लोगों को सब शेयर कर रहा हूँ। जैसे अभी तो मैंने कोड मूव किया तो मेरा स्ट्रक्चर अपडेट हुआ ना, लेकिन अगर आप कोड मूव नहीं करना चाह रहे हो और बूटस्ट्रैप की बटन क्लासेस को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं विद द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्स या ग्रिड के साथ। ये चीज़ें वर्कआउट कर रही होती हैं फ्लेक्स के साथ या ग्रिड के साथ, ये चीज़ें वर्कआउट कर रही होती हैं। इसके लिए आप लोगों को लाजमी यूज़ करनी पड़ेगी क्लासेस फॉर द पेरेंट फ्लेक्स और या ग्रिड, दोनों ऑप्शनल चीज़ें हैं अवेलेबल। अब जब मैं रीलोड करता हूँ तो बिल्कुल जी परफेक्ट हो गया। और एक चीज़ और जो क्विकली मुझे नज़र आ रही है वो बैकग्राउंड कलर है। मेरे केस में एक बैकग्राउंड कलर आ रहा है जो मुझे ये वाला नहीं रिक्वायर, बल्कि मुझे वाइट वाला कलर चाहिए या ट्रांसपेरेंट कलर चाहिए। ठीक है, वाइट चाहिए या ट्रांसपेरेंट चाहिए। तो अभी अगर मैं देखूँ तो मेरे पास कोड में एक क्लास आ रही है जी, दिस इज़ द क्लास BG बॉडी, और ये कलर आ रहा है इसका। इसको मैंने रिमूव करना है, मुझे ज़रूरत नहीं है इस कलर की। प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्ड लेवल पे जो कलर होता है उसका इस तरह से उन्होंने उसको अलग अलग स्प्लिट किया हुआ है, उसको मैंने रिमूव किया। सो वंस आई रिमूव्ड द कलर हैज़ बीन गॉन, व्हिच इज़ गुड। बिल्ट इन क्लासेस के ज़रिए पूरा हमारा ये लेआउट रेडी हो गया है विद आउट राइटिंग अ सिंगल पीस ऑफ लाइन ऑफ स्टाइल शीट। इवन ये स्टाइल शीट भी मैंने खाली इंक्लूड करवाई है और वो अभी एग्जिस्ट भी नहीं करती। यहाँ मैंने इंक्लूड करवा दी है, एग्जिस्ट नहीं करती। और मैं एग्जिस्टेंस को
करने के लिए हम यहाँ पे ना बना भी लेते हैं ये फाइल, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ लर्निंग पर्पस हम यहाँ पे CSS डिफाइन कर देते हैं, लेकिन उसके अंदर कोड कुछ नहीं आ रहा, ज़ीरो CSS है, हमारी अपनी कोई CSS नहीं है, हम बिल्ट इन कंपोनेंट के ज़रिए, बूटस्ट्रैप के बिल्ट इन कंपोनेंट के ज़रिए अपने स्ट्रक्चर को हम बनाते चले जा रहे हैं क्विकली। और उसका एक बेनिफिट ये भी हो रहा है कि हमारी एफर्ट जो है वो एक्स्ट्रा नहीं पुट करनी पड़ रही रिगार्डिंग द HTML, CSS, बेसिक लेवल जावास्क्रिप्ट, एंड वी आर डीलिंग क्विकली विद इन केस अगर हमें API इंटीग्रेशन और बैकएंड प्रोग्रामिंग पे MongoDB पे काम करना है तो हमारा माइंड जो है उसके लिए सेव है, हमारी एनर्जी सेव है उसके लिए, और वहाँ हम ज़्यादा बेहतर अंदाज में परफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स सपोज क्लाइंट की तरफ से रिक्वायरमेंट आ जाती है कि अगर कस्टमर क्लिक करे इस आइकन पे तो आपने एक लगाना है API यूज़ करनी है आपने कि वो साइन अप करे यूजिंग द Gmail अकाउंट। जैसे मिसाल के तौर पे मैं इनकॉग्निटो विंडो ओपन करता हूँ मैं, और यहाँ पे लिखता हूँ जी Gmail। अब मैंने जब Gmail लिखा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जी। कैसा आएगा जी इंटरफेस? प्रोबेबली जब मैंने, क्योंकि यहाँ पे इनकॉग्निटो में ओपन किया है तो यहाँ पे मुझे साइन इन नहीं दिखा रहा वो, बल्कि वो कह रहा है कि जी आप साइन इन करें सबसे पहले। तो कुछ लिंक आप लगा दोगे ये वाला कुछ, ठीक है, लिंक ऐसा लग जाएगा। फिर उसके बाद की जितनी भी API इंटीग्रेशन है उसके ऊपर आप लोग काम करोगे यूजिंग द स्किल्स जो आप लोगों को यहाँ बैकएंड प्रोग्रामिंग में सिखाए जाएंगे। वो चीज़ें आप यूटिलाइज करोगे प्रोग्रामिंग एंड पे, कि जब यूज़र साइन अप करेगा या साइन इन करेगा तो जो डाटा सेव हुआ है विद इन द MongoDB तो वो क्रॉस चेक कर रहा होगा। अगर तो वो ईमेल एग्जिस्ट करता है, साइन इन कर रहा है, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो उसको वो अलाउ कर देगा, अगले पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा या एक्सेस प्रोवाइड कर देगा। और अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो उसको एक मैसेज प्रॉम्प्ट आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा कि जी आप पहले साइन अप कर लें यूजिंग योर Gmail अकाउंट। API इंटीग्रेशन, ऑथेंटिकेशन वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें इन्हीं चीज़ों के साथ प्ले अराउंड कर रहे हैं, इंस्टेड कि आप हर चीज़ लिखने बैठ जाओ। जैसा कि मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा कि मार्केट में चीज़ें हर चीज़ को बनाया एक इंच बाय इंच सारे कोडिंग नहीं हो रही होती, बल्कि स्मार्टली चीज़ों को हैंडल किया जा रहा होता है। और स्मार्टली हैंडल करने के लिए AI टूल्स का इस्तेमाल नंबर 1 पे है, ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल नंबर 1 पे है। जिस भी प्लेटफॉर्म पे, जैसे बूटस्ट्रैप में आप बना रहे हो वेबसाइट, टेलमेंट में बना रहे हो, फ्रेमर में क्रिएट कर रहे हो, वेबफ्लो में बना रहे हो, शॉपिफाई के अंदर क्रिएट कर रहे हो, कोशिश करो कि उसी से रेलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन देखी जाए, उसी से रेलेवेंट वर्डप्रेस के अंदर फ्रेमर, गो हाई लेवल। और आपने आपको अपने बॉक्स नहीं कर लेना कि बस रिएक्ट के ऊपर ही काम आता है, हमने रिएक्ट्स का ही कोर्स किया है और बस दैट्स ऑल। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि आपने एक ऐसे दुनिया को एक्सप्लोर कर लिया है, एक ऐसे गैलेक्सी को अपने ओपन कर लिया है कि जिसमें हर तरह का काम जब आएगा आप लोग फ्रेम वर्क लेस काम कर रहे होगे। फ्रेम वर्क लेस, जैसे कार्डलेस बैंकिंग होती है, जस्ट लाइक दैट, कि आप लोग फ्रेम लेस काम कर रहे होगे। आप लोगों को कोई फ्रेमवर्क की जरूरत नहीं है, बल्कि जिस तरह की भी रिक्वायरमेंट आ जाए, वर्डप्रेस में बनानी है वेबसाइट, वर्डप्रेस में भी बूटस्ट्रैप में वेबसाइट ऐसे ही बनेगी। आपको शॉपिफाई में बनानी है, शॉपिफाई के अंदर बूटस्ट्रैप में वेबसाइट ऐसे ही बनेगी जैसे हम बना रहे हैं। आपको फ्रेमर के अंदर बनानी है, वो ऐसे ही बनेगी बूटस्ट्रैप के अंदर वेबसाइट। आपको वेब फ्लो के अंदर बनानी है, ऐसे ही बनेगी वेबसाइट। गो हाई लेवल में बनानी है, ऐसे ही बनेगी। तो बेसिक लॉ एक ही है, बेसिक स्ट्रक्चर कंपोनेंट वाइज एक ही है। हमने ऑफिशियल वेबसाइट से कोड कंपोनेंट कॉपी किया और उसको आगे पेस्ट ऑन करके प्रोसीड कर लिया। कार्ड बनाना है, नैव बार बनाना है, हमने कोई कोलैप्सिबल क्रिएट करना है, अकॉर्डियन बनाना है, तो बेसिक कोर कॉन्सेप्ट लॉ एक ही है बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क के हवाले से। अगर, क्योंकि यही आज का हमारा टॉपिक भी है, अगर हम उसको लेके चलें तो बेसिक कोर कॉन्सेप्ट एक ही है। किसी भी फ्रेमवर्क में आप चले जाएँ, किसी भी फ्रेमवर्क में आप चले जाएँ। और मेन फोकस आप कर रहे होंगे ऑथेंटिकेशन, API इंटीग्रेशन पे, ठीक है। बेसिक लेआउट मैंने क्रिएट कर लिया जी। नेक्स्ट फेज़ जो है हमारा ये रेडी हो गया जी, एक कंपोनेंट हमारा रेडी हो गया। और इसके अंदर जाके जो नेक्स्ट चीज़, स्पेसिंग ज़्यादा लग रही है, ठीक है जी, स्पेसिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं हम। पहला फोकस हमने ये करना होता है कि हमारा स्ट्रक्चर जो है वो क्विकली बिल्ट होता जाए। आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है। अभी मैंने आप लोगों को फिग्मा के डिज़ाइन असाइन नहीं किए, लेकिन जब मैं आप लोगों को फिग्मा के डिज़ाइन असाइन करूँगा तो आप लोगों ने
बेसिक लेआउट बनाने पे ज़्यादा फोकस करना है, बेस लेआउट। अभी मैंने यही किया है, बेस लेआउट बनाने पे फोकस किया है। क्विकली इमेज लगाया, मैंने लोगो मैंने यूज़ किया, नेविगेशन लिंक्स लगाए, आइकन यूज़ किया, तो वो मेरा बेसिक लेआउट स्ट्रक्चर रेडी हो गया क्विकली। ठीक है, कंपोनेंट रेडी हो गया। अब जो नेक्स्ट टारगेट है मेरा वो ये है कि मैंने इस बहुत ज़्यादा डीप स्टाइल्स में नहीं चले जाना, अपने कस्टम सीएसएस नहीं लिखनी है अभी, कस्टम सीएसएस नहीं लिखनी, क्योंकि कस्टम सीएसएस हम लिख चुके हैं, हमारी प्रैक्टिस हो गई, एक्सरसाइज हो गई है। अब हम नेक्स्ट फीचर अनलॉक कर रहे हैं बूटस्ट्रैप वाला, और उसके अंदर हमने बिल्ट इन कंपोनेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करके अपने वेब पेज को क्विकली बिल्ड करना है। अब यहाँ पे क्या करना है जी, मैंने यहाँ पे ये इमेज एज अ बैकग्राउंड इमेज डिस्प्ले करना है, और कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है विद इन दिस इंट्रो बैनर। एक आ रहा है जी मेन टाइटल आ रहा है, सब टाइटल आ रहा है, डिस्क्रिप्शन है, और कॉल टू एक्शन का बटन है, और ये बैकग्राउंड कलर है। सिंपल है, आसान है, इट्स नॉट वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड। मेन चीज़ जो मैंने लेके जानी है जी वो दिस इमेज आई नीड एज अ बैकग्राउंड इमेज, आई नीड टू यूज़ दिस इमेज। और ये मैं देख लेता हूँ जी क्या किया हुआ जी डिज़ाइनर ने। वंस आई क्लिक probably this, yeah, this is the image, I am hoping this is the image। आप चेक कर सकते हैं, इमेज एक्सपोर्ट करने से पहले आप चेक कर सकते हैं कि डिज़ाइनर ने इमेज को कहाँ रखा हुआ है। दिस इज द इमेज प्रोबेबली, दिस वन। और ये मुझे रिक्वायर नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ जी, इसको इसको और इसको, ठीक है, दो चीज़ें मैंने क्या किया जी, इन दोनों चीज़ों को ग्रुप कर लिया। फिग्मा के अंदर राइट क्लिक करके आप ग्रुप भी कर सकते हैं, ठीक। अगर ये ऑप्शन नहीं आ रहा आपके पास ग्रुप सिलेक्शन, अगर ये ऑप्शन नहीं आ रहा तो इट मीन्स कि आपका जो फिग्मा का डिज़ाइन मैंने असाइन किया है या आप खुद से एक्सप्लोर कर रहे हैं उस टेम्पलेट को, फ्री टेम्पलेट है, तो वो लॉक हुई हुई है, वो टेम्पलेट लॉक है, लॉक हुई हुई है। लॉक होने का मतलब ये है कि आप उसमें एडिटिंग नहीं कर सकते, डिज़ाइनर ने आपको एडिटिंग का ऑप्शन नहीं दिया। तो आप क्या करेंगे उस केस में, क्या करेंगे, अच्छा जी, उस चीज़ को अनलॉक करने के लिए आप जाएंगे जी यहाँ पे, और यहाँ पे जाके डुप्लीकेट कर, दिस इज द ऑप्शन, ठीक। मैंने क्या कहाँ पे क्लिक किया जी, ई कॉमर्स वेबसाइट, यहाँ टाइटल लिखा हुआ आ रहा था, ये छोटे आइकन पे क्लिक किया, ड्रॉप डाउन वाले पे, और यहाँ पे जाके डुप्लीकेट पे क्लिक कर दिया, तो वो इसी का रेप्लिका जनरेट कर देगा विद इन द नेक्स्ट स्टेप। उसी का रेप्लिका जनरेट हो गया विद इन द नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि वहाँ पे वो चीज़ अनलॉक थी, मैं एडिटिंग नहीं कर सकता था। एडिटिंग क्यों करनी है वो मैं बताने लगा हूँ आप लोगों को। मैंने एडिटिंग क्यों करनी है, ताकि मैं ग्रुप करूँ और फिर मैं एक्सपोर्ट करूँ, एक ही फाइल बना के बैकग्राउंड की एक्सपोर्ट करूँ। तो उसके लिए मैंने उस चीज़ को, एक्चुअल फाइल को मैंने रहने दिया, उसको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने एक और उसका रेप्लिका जनरेट कर लिया, डुप्लीकेट कर लिया विद इन द नेक्स्ट स्टेप, और जब अभी वो ओपन होगा तो उसके अंदर जाके मैं ग्रुप करके और एक्सपोर्ट कर लूँगा अकॉर्डिंगली। जितनी देर में ये इसको रेप्लिका बना रहा है जी, इसका हम चलते हैं जी विद इन द कोड, और यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं हम जो क्रिएट करने लगे हैं सेक्शन, which is the intro section. This is intro section. Intro banner. With forward slash section intro banner. Without writing, अभी तक मैंने कोई CSS नहीं लिखी, कस्टम CSS, और मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी है। जितना भी पेज आपका बन रहा है वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी है। और जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं, कोई वेब पेज बना रहे होते हैं, तो एज अ डेवलपर हमारा मेन फोकस ही यही होता है उस वेबसाइट के, उस वेब पेज को डेवलप करने का, कि वो मोबाइल पे कैसी नज़र आएगी। पहली प्रेफरेंस होती है हमारी मोबाइल पे कैसी नज़र आएगी। डेस्कटॉप को हम बेहतर कर रहे होते हैं, मगर साथ में जो पहला फोकस होता है, अगर उस वेबसाइट का मकसद है कि उससे हमने लीड जनरेट करनी है, या ई कॉमर्स बेस्ड, जैसे ये ई कॉमर्स बेस्ड टेम्पलेट आप देख रहे हैं, उसका मकसद है कि ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट है, तो ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट का मतलब ही यही है, मकसद यही है कि जब वो पब्लिश होगी तो मोबाइल रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, उसके ऊपर जाके कस्टमर क्लिक करे उस प्रोडक्ट के ऊपर, उसको परचेज करे, चेकआउट करे, वो सारा प्रोसेस इक्विवेलेंट होना चाहिए। अगर वो मैस क्रिएट हुआ है सारा, उसका डेस्कटॉप वाला वर्जन ही मोबाइल वर्जन पे नज़र आ रहा है, या मैस क्रिएट हुआ है, चीज़ें ब्रेक हो रही हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है कस्टमर के लिए कि क्लिक करने पे आगे प्रोसीड कर सके। इसकी लाइव एग्जांपल हम ले लेते हैं, जो काम किया है हमने मीर न्यूरोलॉजी पे। उसमें हमारी सीईओ ने हमें बोला कि यार आपने एक ये जो बना दी है वेबसाइट, बिल्कुल परफेक्ट बन गई है, फॉर द डेस्कटॉप बिल्कुल ओके है,
मगर जब इसके ऊपर एक बटन है जी, दिस द बटन इज लोडेड या ओके, द बटन इज दिस पे ऑनलाइन, ठीक है, दिस इज द बटन। तो जब मोबाइल पे कस्टमर आ रहे हैं ना, पेशेंट आ रहे हैं, तो उसका क्या हो रहा है जी, जब हम करते हैं जी इंस्पेक्ट एलिमेंट, इंस्पेक्ट एलिमेंट, थैंक यू बच्चे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करने के बाद मोबाइल रिस्पॉन्सिव व्यू ओपन करते हैं इसका, तो ये बन जाता है जी आपका बटन, आपका मूव ऑन कर जाता है। इसका मैंने मोबाइल रिस्पॉन्सिव किया, तो ये इसका एक बिल्ट इन फीचर आ गया। वो क्या हुआ जी, उसने बटन को सस्टेन कर दिया ताकि पेमेंट्स क्लियर हो सकें। यहाँ पे ये बटन आ गया, पे ऑनलाइन का बटन विद एडजस्टेंट विद द आपका जो लोगो है उसके साथ ही उसने एडजस्ट कर दिया उस बटन को, जो साथ ही नेविगेशनल लिंक्स भी आ गए, लोगो भी आ गया, तो पेमेंट के लिए भी बटन भी रहा, कॉल टू एक्शन बटन भी रहा। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हम ऑफ एंड ऑन देख रहे होते हैं। अपने स्ट्रक्चर को मोबाइल पे हमने किस तरह से अपडेटेड रखना है, वेबसाइट को किस तरह से बेहतर एक फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है कस्टमर को, यूज़र को, उस चीज़ पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। तो बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क जो है हमें इस तरह की जो बेसिक डिटेल्स हैं उस चीज़ को पॉलिश करने में, क्विकली इन्हांस करने में, अपडेट करने में, लेआउट को क्रिएट करने में हमें हेल्प कर रहा होता है। ठीक है जी, ये ओपन हो गया जी हमारा, ओके इट्स बीन स्टिल लोडिंग। चलें, जब तक ये लोड होता है जी हम इधर से क्या करते हैं कि इसको करते हैं ग्रुप सिलेक्शन का किया मैंने, ठीक है, आई ग्रुप 10, तो उसने इस सारे इमेज को एक अदद अलग से ग्रुप कर दिया। अब वो साथ ये वाली चीज़ अलग होगी, सेपरेट होगी। अब जब मैं इसे एक्सपोर्ट करूँगा, राइट पैनल पे स्क्रॉल डाउन, एक्सपोर्ट एंड JPEG या PNG, ठीक है, I select JPEG and export। तो मेरे पास वो एक्सपोर्टिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और इमेज एक्सपोर्टेड सक्सेसफुली। ये आ गया जी इमेज, और इस इमेज को मैंने मूव ऑन करना है विद इन द रूट डायरेक्टरी, ई कॉमर्स, एसेट्स, images, image एंड पेस्ट। और इसकी जो नेमिंग कन्वेंशन है वो मैंने कर दी जी अपडेट बाय इमेज BG इंट्रो बैनर, BG इंट्रो बैनर, ठीक है, इमेज BG इंट्रो बैनर। इसको मैं इमेज को रिमूव कर देता हूँ, BG इंट्रो बैनर कर दिया मैंने और सिंप्लीफाइड कर दिया जी। ठीक है जी, अब हम चलते हैं जी जो हम कोड में डिफाइन करने लगे हैं, और वो हमने कर लिया जी। ये आ गया जी सेक्शन हमारा, और सेक्शन के ऊपर सेक्शन इंट्रो बैनर, और इसके अंदर हमें चाहिए जी एक डिव जो होगी कंटेनर, ठीक है, जो फिक्स विड्थ वाली होगी कंटेनर, एंड देन हमें इसको करना है जी एंटर। और यहाँ पे जो ये सेक्शन है जी, यहाँ पे हमने यूज़ करना है स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करना है हमने, और यहाँ हमने लगा देना है बैकग्राउंड इमेज। तो CSS की प्रॉपर्टी है वो हमने लगा दी थी बैकग्राउंड इमेज की। URL लेना है हमने, सिंगल कोट कॉमा एसेट्स इमेजेस, और ये बैनर आ गया, ठीक है। और इसी तरीके से जो कंटेनर है हमारा, कंटेनर में हमने इस वाले एरिया को बनाने के लिए, इस वाले एरिया को बनाने के लिए टोटल विड्थ में से कंटेनर की, जैसे 1140 की जो टोटल विड्थ है उसके 50% पे हमने ये डिस्प्ले करना है, और दिखाना भी हमने राइट साइड पे दिखाने, राइट दिखाना बाय डिफॉल्ट HTML के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी नहीं दे रहे होते तो वो लेफ्ट साइड पे
आ रही होती है। हमने इसको दिखा राइट साइड पे जाके इमेज का जो ये वाला हिस्सा है ये भी प्रोमिनेंट हो सकता है। तो इसको बनाने के लिए हम कोई ऐसे कर लेते हैं कि यहाँ पे एक हम यूज़ करते हैं div और इसके बाद क्लास लगाते हैं जी रो की, और फिर हम एक अदद कॉलम यूज़ कर लेते हैं LG या MD, ठीक है, दोनों ठीक है। MD मीडियम डिवाइसेस को टारगेट करना है या लार्ज डिवाइसेस को टारगेट करना है जो उसकी विड्थ है, ठीक है। वो मैंने क्या ऐसे लगा दिया जी 6। अच्छा जी, ग्रिड सिस्टम को मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, और ग्रिड सिस्टम का बूटस्ट्रैप का जो रेफरेंस है वो हम पहले देख चुके हैं, दोबारा से हम रिकॉल कर रहे हैं उसको। वो हम करेंगे जी स्क्रॉल, और यहाँ पे आएंगे जी ग्रिड सिस्टम में, दिस इज द ग्रिड सिस्टम, दिस इज द ग्रिड सिस्टम फॉर द बूटस्ट्रैप, जो मैं अकॉर्डिंगली यहाँ पे अभी यूज़ कर रहा हूँ फॉर क्रिएटिंग दिस पार्ट इंट्रो बैनर कंटेंट, या दिस आई नीड टू क्रिएट दिस पोर्शन। तो वो मैंने यूज़ करना है जी विद इन दिस, और ये मैंने लगाना है यहाँ पे जाके, ठीक है। हो गया जी, ये मैंने डिफाइन कर दिया रो, और इसके अंदर कॉल LG6। तो ये LG का मतलब ये कि ये लार्ज स्क्रीन को टारगेट कर रहा है। लार्ज स्क्रीन का मतलब है कि जो हमारी स्टैंडर्ड लैपटॉप स्क्रीन होती है वो वाली, और अगर आप उस पर कोई भी वैल्यू नहीं लगाते, डायरेक्ट लिख देते हो कॉल, तो वो तमाम डिवाइसेस के ऊपर ही उसका बिहेवियर एक जैसा होगा, आईफोन पे और आईपैड पे और डेस्कटॉप पे, फ़ोन पे, आईपैड पे और मीडियम डिवाइसेस पे और लार्ज डिवाइसेस पे, स्मॉल डिवाइसेस पे, लार्ज मीडियम डिवाइसेस पे, लार्ज डिवाइसेस पे, एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइसेस पे। लेकिन अगर मैं टारगेटली इस चीज़ को लिख रहा हूँ कि जी LG पे ही वो कॉलम ये वाला बनाए, बाकी पे वो उसको ना इम्पेक्ट आए उसका, तो मैंने उसको अलग करने के लिए उसको सेपरेट रखने के लिए मैंने LG ऐड कर दिया। LG सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली टारगेट कर रहा है फॉर द लार्ज स्क्रीन डिवाइसेस। और फ़ोन पे जाके वो एक्सपेंड कर देगा 100%, जस्ट लाइक मीडिया क्यूरी हमने लिखा है, तो वो मीडिया क्यूरी को यहाँ पे ही हैंडल कर रहा है। जो हमारा बूटस्ट्रैप है वो अलग से हमें मीडिया क्यूरीज नहीं डिफाइन करनी पड़ रही, बल्कि सिंपल हम जाके मीडिया क्यूरीज लिखने की बजाय LG MD SM और डायरेक्ट वैल्यू के ज़रिए हम उसको लिख रहे हैं। और उसमें भी जो मैंने टोटल इसमें होते हैं, जो ग्रिड सिस्टम में जो स्ट्रक्चर होता है, इसको हम मज़ीद आगे डिटेल में देखेंगे, लेकिन राइट नाउ जिस चीज़ को मैं यहाँ पे क्विकली एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ वो होते हैं टोटल हमारे पास 12 कॉलम्स होते हैं। तो 12 में से मैंने 6 कॉलम्स का इंतखाब किया है, क्योंकि मैंने 50% ऑफ द स्क्रीन पे मैंने अपने कंटेंट को दिखाना है। इस चीज़ को हम दोबारा से रिकॉल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे डिटेल में दोबारा से। राइट नाउ मैंने कॉल LG6 रखा है टू कवर द कंज्यूम द 50% ऑफ द स्क्रीन, टू कवर द 50% ऑफ द स्क्रीन। और यहाँ पे वो वाला जो कंटेंट है मैंने लगाना है, और वो है जी एक मैं div यूज़ कर लेता हूँ, और उसमें मैं लिख देता हूँ जी क्लास BG, और BG के बाद मैं कलर लिख देता हूँ जी ये वाला कलर लगाने लगा, ठीक है, दिस इज द कलर। तो ये है जी हमारे पास BG टेस्टिंग के लिए हम प्राइमरी ऐड कर लेते हैं, और साथ ही हमें पैडिंग भी चाहिए है, अराउंड 5 लगा लेते हैं अभी के लिए हम। एंड देन आई नीड द फर्स्ट वन इज द H1, और H1 में हमने करना है जी इस वाले को, ठीक है, ये वाला टाइटल हमारा आ रहा है। और वंस आई क्लिक फिग्मा के अंदर ही आप यहाँ से जाके ये वाला टूल सेलेक्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट टूल। जैसे आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो कर्सर है वो चेंज हो जाएगा, और आप कॉपी कर सकते हैं इस टेक्स्ट को, इजीली कॉपी कर सकते हैं इस टेक्स्ट को, इस कॉल टू एक्शन के बटन को वगैरह वगैरह, इन सारे टेक्स्ट को आप कॉपी कर सकते हैं। क्योंकि मैंने H1 के टैग के अंदर ये वाला सारा कंटेंट लिखना है, तो मैंने जाके इसे किया कॉपी, आई कॉपी दिस and paste within the HTML structure.
इसको मैंने कंट्रोल A कॉपी कर लिया और यहाँ से जाके मैंने इसको कर दिया पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट, डिस्कवर आवर न्यू कलेक्शन, जी आवर न्यू कलेक्शन, ठीक है जी। उसके बाद है जी ये वाला टेक्स्ट, और सबसे टॉप में आ रहा है एक अदर टाइटल भी आ रहा है स्मॉल सा, और वो मैंने कर दिया जी डेल्फ, और इस पर मैंने लिख दिया क्लास फॉन्ट साइज 6, इसको मैंने फॉन्ट साइज 6 कर दिया। और ये है जी न्यू अराइवल, न्यू अराइवल, ठीक है जी। ये आ गया जी न्यू अराइवल आ गया, और ये है जी साथ में ये वाला टेक्स्ट भी है, ठीक है। और वो है जी हमारा पैराग्राफ के अंदर बिल्ट इन क्लास यूज़ की है मैंने फॉन्ट साइज 6 की, उसका रेफरेंस लिंक मैं शेयर कर देता हूँ। पैराग्राफ के अंदर जो मैंने टेक्स्ट लिखना है प्लेस होल्डर, वो है जी लोरिप्सम टैग, वो मैंने यूज़ करना है लोरिप्सम एंटर, ठीक है जी। ये आ गया जी मेरे पास, 2 लाइन्स चाहिए रिक्वायर है मुझे, और लास्ट में कॉल टू एक्शन का बटन भी है। एंकर टैग यूज़ करता हूँ जी मैं, और एंकर टैग के ऊपर बिल्ट इन क्लासेस हैं, क्लास BDN और BDN डैश प्राइमरी, और वो क्या है जी, वो है जी बाय नाउ सेव, और साथ में हमें इसको करना है जी रीलोड। ये आ गया जी पेज हमारा, इसको मैंने रीलोड किया तो मेरे पास एक कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो बन, जिसमें टाइटल भी आ गया मेरे पास, और पिक्चर भी अपडेट हो गया है, और मेरे पास सारी आ गई हैं, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर दिया है, बटन भी आ गया है। तो मैं इसका चेंज कर लेता हूँ, टोन में ले जाता हूँ कि इसका जो कलर है वो भी, जो विजिबिलिटी है बटन की, वो भी क्लियर हो जाए। तो हमारे पास एक बटन क्लास होती है लाइट की जी, लाइट एंड रीलोड, ठीक है जी। और मैं कलर जाके मॉडिफाई कर लूँगा विद द कस्टम चीज़, सब में कस्टम चीज़ नहीं कर, कोई कलर्स डिफाइन नहीं कर रहा, मैं जस्ट क्विकली बिल्ट इन क्लासेस के जरिए लेआउट को अपडेट करता चला जहाँ क्विकली। और ये मैं एक और भी लगा देता हूँ, BG बैनर इंट्रो, BG इंट्रो बैनर, BG इंट्रो बैनर। जब मैं CSS डिफाइन करूँगा तो इसको अकॉर्डिंगली अपडेट कर लूँगा। पैडिंग Y एक्सेस वाइज मुझे चाहिए पैडिंग, और मैंने अकॉर्डिंगली परफेक्ट हो गया, नाइस हो गया। मुझे ये जो ब्लॉक है वो इस तरफ नहीं दिखाना, बल्कि राइट साइड दिखाना है। तो क्विकली, और ये किस तरह से 50% ऑफ द स्क्रीन पे मुझे डिस्प्ले करके नज़र आ रहा है, क्योंकि मैंने बिल्ट इन क्लास यूज़ की है कॉल LG6 की, 50% ऑफ द स्क्रीन को कवर कर रहा है, ठीक। बिल्ट इन इसमें विड्थ आ रही है, इंस्पेक्ट एलिमेंट करके भी हम इसी को भी लेते हैं। और मैंने इसको मूव ऑन करना है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो मार्जिन स्टार्ट से LG स्क्रीन पे ऑटो, ठीक है, मार्जिन स्टार्ट LG ऑटो। तो ये लेफ्ट से राइट में मूव ऑन कर गया यूजिंग द प्रॉपर्टी। अब ये कौन सी जो CSS की बिल्ट इन क्लासेस हैं वो कौन कौन सी यूज़ की हैं, वो वन बाय वन हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं साइज प्रॉपर्टी मैंने CSS यूज़ किया जी, फॉन्ट साइज, यहाँ पे हमारे पास बिल्ट इन फॉन्ट साइजेस अवेलेबल हैं हमारे पास, वही मैंने यूज़ किया है एज अ रेफरेंस के तौर पे। ये मैंने शेयर किया, मैंने ये 6 वाला यूज़ किया मिनिमल न्यू अराइवल को दिखाने के लिए। सबसे जो स्मॉलेस्ट साइज़ है वो मैंने वो यूज़ किया। कॉपी पेस्ट, और एंटर। इस तरीके से हमने यूज़ किया है। मार्जिन पैडिंग वो भी अवेलेबल है, ठीक है। ये ऑलरेडी इसमें क्लासेस होती हैं बिल्ट इन। स्पेसिक के सेक्शन में आप जाओगे, ये स्पेसिक का सेक्शन आ रहा है, और यहाँ पे जाके आपने मार्जिन बॉटम देना है, लेफ़्ट देना है, राइट देना है। आपको अलग से कोई CSS लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने जाके इन चीज़ों को यूज़ करना है। नेगेटिव मार्जिन भी होते हैं, वो यूज़ करना है, और आपका स्ट्रक्चर पता चला जाएगा। गैप यूज़ करना है आपने, जैसे मैंने गैप क्लास यूज़ किया फॉर द हेडर एलिमेंट,
तो इसको मैंने किया जी कॉपी और पेस्ट ऑन कर दिया विद द व्हाट्सएप जी, क्लिक व्हाट्सएप पेस्ट। और अगला जो स्टेप है जी हमारा डिज़ाइन में वो है सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में। अगर हम चलते हैं बिल्कुल आगे, वो जी यहाँ पे हमारे पास ब्राउज रेंज। अब ये तीन हमें कार्ड्स जिस तरह से डाइनिंग, लिविंग, बेडरूम, और यहाँ पे हमने कुछ मेल कर दें, डिस्क्रिप्शन लिखा है। ईजी है, ग्रिड सिस्टम के जरिए हम इसे बना सकते हैं, क्विकली कार्ड का सिस्टम बना सकते हैं। वो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं वन बाय वन। चलें निकलते हैं। और इस सेक्शन को मैं नाम भी इसी हवाले से ही लिख देता हूँ, सेक्शन BROWS, ब्राउज द रेंज, रेंज, ब्राउज द रेंज। और इसी तरह से मैंने इसको एंड भी करना है यहाँ पे। और इसका जो मेन का टैग, मेन का जो HTML कमेंट है वो मैं स्टार्टिंग में ले जाता हूँ, जस्ट बिफोर द हेडर। उसके बाद हेडर के बाद और यहाँ पे मैं मेन का टैग भी लगा देता हूँ, सारा रैप कर देता हूँ विद इन द मेन टैग। और ये दो सेक्शंस जो हैं बेसिकली ये मेरे मूव ऑन कर जाएंगे, ब्राउज द रेंज और इंट्रो बैनर में मेरा मूव ऑन करेंगे विद इन द मेन टैग। ऑल्ट प्रेस करके मैंने इनको दोनों को मूव ऑन कर दिया। तो हम सेकंड सेक्शन बना लेते हैं क्विकली। सर ये मेन का फायदा मेन टैग के अंदर नहीं का, ये अब SEO है हमारा, उस पर्सपेक्टिव से ये चीज़ें हमें हेल्प आउट कर रही होती हैं। इसको सिमेटिक कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहतर अंदाज में जो हमारा पेज क्रॉल करके और फिर लिस्टिंग में उसकी रैंकिंग अच्छी आ रही होती है। सिमेटिक कोडिंग जितने ज़्यादा हम स्टैंडर्ड टैग्स यूज़ करेंगे उससे हम लिस्टिंग पे बेहतर आएगा। बहुत सारी चीज़ें कोड लेवल चीज़ें हम करते हैं, कोई को यूज़ करते हैं। डॉट BROWS, ब्राउज द रेंज, उसी हिसाब से मैंने नाम रख दिया उसका, ब्राउज द रेंज, और ये सेक्शन स्टार्टिंग में हम सेक्शन ला दें क्योंकि उसी में चल रही है सेक्शन ब्राउज रेंज और एंटर। और सेम बटन पे हमें इसके अंदर भी एक अदद चाहिए कंटेनर की डिव चाहिए जो फिक्स विड्थ के अंदर, ठीक। और उसमें हमें क्या चाहिए थी, ग्रिड सिस्टम में एक अदद हमें चाहिए रो, और फिर हमें इसके अंदर कॉलम्स चाहिए 3। तो जैसे ऊपर ने कॉल LG6 लिखा जो 54% ऑफ द स्क्रीन को कवर कर रहा था, यहाँ पे हमने 3 कार्ड्स बनाने हैं, तो हमें इस 100% डिवाइड कर देना है 3 कॉलम्स में। तो उसके लिए हम देंगे जी कॉल LG4 जो कि कर रहा होगा टारगेट हमारे स्ट्रक्चर को 1 by 1। और इसका रेफरेंस फिर अगर हम देख लेते हैं जी, जैसे मिसाल के तौर पे हम चलते हैं, ये आगे दी ओके नॉट दिस वन, ओके सो दिस इज द ग्रिड सिस्टम। और अगर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूं तो वो मुझे बताएगा जी कि आपका जो लेआउट है उसको अकॉर्डिंगली किस तरह से बना सकते हैं। उसकी काफ़ी सारी एग्जांपल जो दी हुई हैं, ठीक है, उससे काफ़ी सारी एग्जांपल्स मुझे दी हुई हैं। कॉल आप इस तरह से कर सकते हो, यू बना सकते हो, स्टैक कॉलम वगैरह वगैरह, वो SM LG काफ़ी डिटेल में, ये काफ़ी एक अच्छा एक लिंक है, डिटेल में उसने हर चीज़ आपको एक्सप्लेन भी की हुई है कि अगर आप डायरेक्टली टारगेट कर रहे हो फॉर द फ़ोन अलग से, मीडियम डिवाइसेस अलग से, यानी कि हमें अलग से मीडिया की लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम एक रो लगाते जा रहे हैं और उसके अंदर हम मीडियम और LG क्लासेस के ज़रिए डिफ्रेंशिएट करते जा रहे हैं, और वो अकॉर्डिंगली हमारा स्ट्रक्चर अपडेट होता चला जा रहा है 1 by 1। तो इसी कॉन्सेप्ट को हमने यूज़ किया है जी, और वो मैंने अब यूज़ करना है फॉर दिस। अच्छा जी, अच्छा ये जो कार्ड है ना इसमें अच्छा ऊपर टाइटल और ये डिस्क्रिप्शन भी चाहिए, वो हम एक और डिव लगा लेते हैं ऊपर टॉप में जहाँ पे हम ये दोनों चीज़ें रखेंगे। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मुझे एक अदद ये वाला इमेज चाहिए,
जो डाइनिंग के कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फिर उसके नीचे एक टाइटल चाहिए। सिंपल है, आसान है। इस चीज़ को बिल्ड करने के लिए मेरे पास बूटस्ट्रैप के अंदर कार्ड कंपोनेंट अवेलेबल है। ग्रिड सिस्टम के साथ साथ हम कार्ड कंपोनेंट को भी यूज़ करेंगे। पहले मैं ये टाइटल और ये डिस्क्रिप्शन ऐड कर दूँ, फिर हम कार्ड कंपोनेंट की तरफ जाते हैं। इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे बना रहने देता हूँ, और यहाँ पे ही मैं फॉर द टाइटल और डिस्क्रिप्शन एक और डिव ऐड कर लेता हूँ, एंड उसमें मैं कर देता हूँ जी क्लास टेक्स्ट सेंटर। वो क्या करेगा, मेरे सारे टेक्स्ट को सेंटर अलाइन कर देगा। मुझे अलग से क्लास डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने कस्टम CSS लिखते हुए डिफाइन की थी। H2 के अंदर हमने ब्राउज BROWSE ब्राउज द रेंज, और इसी तरह से पैराग्राफ जो हमें चाहिए वो है जी लोरिप्सम, और ये हमें कोई एक लाइन चाहिए। आई थिंक मेरे ख्याल में प्रोबेबली दिस इज वन ऑफ द दिस इज ओनली द वन लाइन वी नीड। ये स्ट्रक्चर जी मेरा रेडी हो गया। इसको मैं रीलोड करके कंफर्म भी कर लेता हूँ। हमें स्पेसिंग भी चाहिए। स्पेसिंग के लिए हम वही जो कॉन्सेप्ट हमने इंट्रो बैनर के लिए यूज़ किया वही हम स्पेसिंग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। एक्स एक्सिस नहीं, सिर्फ हमें वाई एक्सिस टॉप टू बॉटम स्पेसिंग चाहिए। तो जब मैं लोड करूँगा तो आई एम एबल टू सी द स्पेसेस टॉप टू बॉटम। ठीक है, अभी लास्ट मैंने क्लास यूज़ की है पैडिंग की, वो मैंने सेक्शन टैग के ऊपर की है, और वो टॉप टू बॉटम और वो नीचे सेंटर में टाइटल लाने के लिए मैंने सेंटर यूज़। अब मुझे कार्ड कंपोनेंट यूज़ करना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज द कार्ड कैटेगरी। ठीक है, ये कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैटेगरी कैटेगरी। और इसी तरह से ये मुझे इसको एक कंप्लीट कर देना है यहाँ पे, कार्ड कैटेगरी। I'm little bit doubt about the category spelling, so I will go। ठीक है, सही। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैं आप लोगों को बना रहा हूँ वो कार्ड कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे ये आ गया कार्ड कंपोनेंट। और इसमें कंपोनेंट तो मेरे पास इस तरह के डिफरेंट वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। उसमें से हमें बिल्कुल सेपरेट फॉर्मेट में एक सादा स्ट्रक्चर राइट नाउ हमें चाहिए, वो हम लेते हैं यूजिंग। ओके, अच्छा जी, यहाँ पे स्क्रॉल करके आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि जी ये आपका इमेज है, ये आपका टाइटल है, यहाँ पे कुछ यूज़ करें तो कुछ बना बनाया साथ एक कोड स्क्रिप्ट प्रोवाइड किया हुआ है ऑलरेडी प्री बिल्ड। लेकिन मुझे जो चीज़ें राइट नाउ अभी रिक्वायर हैं वो मुझे कॉल टू एक्शन नहीं चाहिए, मुझे डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, मुझे इमेज और टाइटल चाहिए, दो चीज़ें चाहिए, और टाइटल भी मुझे सेंटर में चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो यहाँ देखने के बाद डिज़ाइन में मुझे इम्प्लीमेंट करनी है अकॉर्डिंगली। उसको कोड इसी वाले स्ट्रक्चर का जो प्रीव्यू नज़र आ रहा है उसका कोड स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पे अवेलेबल है। मैं जस्ट उसको कॉपी करता हूँ उस कोड स्निपेट को, और यहाँ पे आता हूँ जहाँ मैंने ग्रिड सिस्टम डिफाइन किया है, मैंने HTML कमेंट्स भी दे दिए, यहाँ पे आके मैं इसे पेस्ट ऑन कर देता हूँ। और इसमें से जो चीज़ें मुझे रिक्वायर नहीं है उनको मैं क्लिक कर देता हूँ डिलीट। कंपोनेंट में जो कॉल टू एक्शन का बटन रिक्वायर नहीं है, मुझे डिस्क्रिप्शन रिक्वायर नहीं है, तो मैंने दोनों को कोड वाइज रिमूव कर दिया। और मुझे ये रिक्वायर है टाइटल, और टाइटल में जो चीज़ नहीं लगानी अभी राइट नाउ टाइटिंग कार्ड टाइटल को मैं रिप्लेस कर देता हूँ क्विकली कंटेंट वाइज, वो है जी डाइनिंग के साथ सेव। और इसलिए मुझे जो इमेज यूज़ करना है वो लगा, तो इमेज जो मुझे कोड स्निपेट मैंने कॉपी किया ना, वहाँ पे मुझे इमेज उसने कोई नहीं लगा के दिया हुआ, बल्कि मैंने ख़ुद से ये एक इमेज यूटिलाइज करना है यहाँ पे। तो मैं इस इमेज को एक्सपोर्ट कर लूँगी। आई क्लिक ऑन दिस लेयर एंड स्क्रॉल डाउन ऑन द राइट पैनल, कन्वर्ट टू JPEG, क्योंकि ये फोटोग्राफी की गई है तो उसके लिए रिकमेंडेड होता है कि आप जो कैमरे से पिक्चर्स दी जाती हैं पिक्सेलेशन उसकी जो क्वालिटी है उसको वेबसाइट के ऊपर बेहतर अंदाज में प्रेजेंट करने के लिए आप JPEG फॉर्मेट में सेव कर रहे होते हैं, उससे उसकी क्वालिटी बेहतर आती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर कस्टमर को नज़र आती है। अच्छा, ये आ गया। और इसके बाद जब इसको हमने करना है जी मूव ऑन करना है विद इन द रूट वर्किंग रूट डायरेक्टरी, यहाँ से मैंने इस इमेज को किया
कॉपी और मैंने मूव ऑन कर दिया विद इन द रूट डायरेक्टरी ऑफ इमेजेस। और ये है जी मेरा प्रोडक्ट इमेजेस फॉर कैटेगरी। दिस इज इमेज, इसको रीनेम कर लेते हैं। इमेज कैटेगरी और ये है जी टाइनी। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया इमेज कैटेगरी टाइनी डॉट जेपीईजी। तो अब जब मैं यहाँ पे इमेज, यहाँ पे जहाँ 3 डॉट्स उसने लगाए हुए हैं इसके साथ मैंने उसका पाथ ऐड करना है। बेसिकली उसने मुझे गाइड किया हुआ कि आप यहाँ पे अपना पाथ ऐड करेंगे जो इमेज आपने लगाना है, तो वो मैंने इमेज लगा दिया, सिंपल हो गया। और बाकी चीज़ों को मैं नहीं चेंज कर रहा, बस ऑल्ट के टैग में जो 3 डॉट्स लगे हुए हैं उसके साथ जो एक्चुअल मेरा रेलेवेंट ऑल्ट का टैग है जो बन रहा है मेरा, वो मैंने लगा दिया। ठीक है, इमेज कैटेगरी एंड डाइनिंग एंड सेव। और एक चीज़ और आ रही है इसके अंदर, स्टाइल का जो एट्रीब्यूट है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे कस्टम विड्थ नहीं लगानी। उसने मुझे एक सैम्पल समझाने के लिए ये विड्थ लगाई हुई है, मैंने विड्थ बॉक्स करवानी है एज पर माय पेरेंट एलिमेंट। और पेरेंट एलिमेंट जो है मेरा कॉल LG4 है, जो कि 3 हिस्सों में डिवाइड करेगा मेरे कार्ड को जब मैं उनको बनाऊंगा। अभी मैंने एक कार्ड बनाया है, मैं एक कार्ड फाइनलाइज कर लूँ, देन फिर मैं उसको मूव ऑन कर दूंगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में। तो ये वाला जी मेरा कार्ड रेडी हो गया ऑलमोस्ट। आप कह लो कि एज़ पर द रिक्वायरमेंट, जिस तरह से मैंने उसको बिल्ड करना है डिज़ाइन के हिसाब से, वो चीज़ें तमाम बेसिक लेआउट एलिमेंट आ गए हैं सारे के सारे। मुझे ये बॉर्डर रिक्वायर नहीं है, बॉर्डर एक आ रहा है, ये मुझे रिक्वायर नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ जी, इसमें जाके इसका बॉर्डर रिमूव कर सकता हूँ यूजिंग द बटन क्लास फॉर प्रोबेबली द कार्ड component, using the button class of border 0 probably, and reload the page। ठीक हो गया जी, बॉर्डर रिमूव हो गया। और ये टाइटल जो है मुझे लेफ्ट साइड पे नहीं दिखाना, मुझे सेंटर में दिखाना है, तो मैं इसको मूव ऑन कर सकता हूँ। ओके, आई नीड टू मूव ऑन कार्ड टाइटल टू टेक्स्ट सेंटर, जैसे वही क्लास जो मैंने ऊपर यूज़ की है फॉर अलाइनिंग द टेक्स्ट, सेम उसी पैटर्न पे मैंने यूज़ कर लिया इस टाइटल के लिए भी। और ये राउंडेड कॉर्नर्स मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि डिज़ाइन में अगर मैं देखूं तो मुझे डिज़ाइनर ने लगाए हैं। ठीक है, राउंडेड कॉर्नर्स रिक्वायर है, अदरवाइज़ अगर आपको राउंडेड कॉर्नर ना रिक्वायर हो तो उसमें आप बॉर्डर जो राउंडेड 0 की क्लास है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हमारा स्ट्रक्चर जब रेडी हो गया तो इसी को हमने रेप्लिका कर लेना है। मैंने क्या करना है जी, इसी को ही, इस कॉलम को कॉल LG4 जो मैंने डिफाइन किया है फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, फॉर द फर्स्ट सेकंड एंड फॉर द थर्ड सेव करते हैं, क्योंकि हम ग्रिड सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। और हमने कॉल LG4 की 3 हमने डिफाइन कर दिया डिव्स कार्ड, उसके अंदर हमने रख दिया इमेज विद द टाइटल, तो वो अकॉर्डिंगली हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्विकली बिल्ट आउट कर गया। तो इसमें हम अलग अलग इमेजेस लेके एक्सपोर्ट करके ले जा सकते हैं, दैट्स ऑल। सेम उसी तरह से पैटर्न पे हमारे पास एक और सेक्शन है जी आवर प्रोडक्ट का, तो वो भी हम बना सकते हैं क्विकली। और मेरे ख्याल में आज हमारा जो एक टाइम है वो कंप्लीट हो गया, मैं क्विकली डिफ़ाइन कर देता हूँ और उसको हम रैप अप कर लेते हैं थोड़ी देर तक। ये है जी हमारा एक अदद सेक्शन, इसमें भी सेम उसी पैटर्न पे कार्ड कंपोनेंट हम यूज़ करेंगे। और ये है जी सेक्शन फॉर द प्रोडक्ट्स, सेक्शन फॉर आवर प्रोडक्ट्स, उसी नेमिंग कन्वेंशन को मैंने फॉलो कर लिया जो लिखी हुई थी डिज़ाइन के अंदर, प्रोडक्ट्स। और इसी तरह से हम इसको एंड कर लेते हैं जी, सेक्शन आवर प्रोडक्ट्स। ठीक हो गया जी। और यहाँ पे जो चीज़ मुझे रिक्वायर है वो है जी सबसे पहले सेक्शन का टैग,
और ये मैंने क्लास लगा दी उसके ऊपर सेक्शन, अपनी आसानी के लिए इजी कोड रीडेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए सेक्शन आवर प्रोडक्ट्स, और इसमें एक अदद मुझे डिव चाहिए जो उसको कंटेन कर रही होगी, सारे स्ट्रक्चर को फिक्स विड्थ के अंदर मेंटेन कर रही होगी। वो है जी कॉल कंटेनर, ठीक है, कंटेनर। और उसमें फर्दर मुझे जो चीज़ ट्रिकल आउट हो रही है वो है जी मैंने दिखाने हैं ग्रिड सिस्टम में 4 कॉलम्स। ऊपर मैंने 3 कॉलम्स दिखाए थे, नीचे मैंने 4 कॉलम्स दिखाने। तो उसके लिए ग्रिड सिस्टम मैं डिफाइन कर लेता हूँ क्विकली। वो आएगा जी, सबसे पहले मुझे एक अदद रो चाहिए जो बेसिक स्टैंडर्ड लॉ है बूटस्ट्रैप के अंदर ग्रिड सिस्टम बनाने के लिए। एंड देन द सेकंड थिंग आई रिक्वायर इज कॉल LG या MD या LG। इस वक्त हम स्टैंडर्ड स्क्रीन्स को टारगेट कर रहे हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है। वहाँ पे मैंने 4 रखा था, यहाँ पे मैं 3 रख रहा हूँ। एंड इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वी नीड 10 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्रोबेबिलिटी। मुझे 4 कॉलम चाहिए विद इन दैट रो, तो वो चारों कॉलम मेरे 1 बाय 1 अपग्रेड हो गए। और अब मैंने कार्ड लगाना है फॉर द प्रोडक्ट कार्ड कंपोनेंट हम वो यूज़ करेंगे, लेकिन इस मरतबा में जो HTML कमेंट हैं उनको मैं चेंज कर लेता हूँ। दिस इज़ फॉर द कार्ड प्रोडक्ट, ठीक है जी, प्रोडक्ट कार्ड कंपोनेंट। क्योंकि हम एज अ कंपोनेंट इसको हम यूज़ कर रहे होते हैं, यूज टू बिल्ड द कार्ड कंपोनेंट as a component within the React framework, within the WordPress, within the Shopify, within the Webflow framer, उसी के अकॉर्डिंगली ही हम लोग कोडिंग भी कर रहे होते हैं, ताकि जब इसको हम कंपोनेंट में कन्वर्ट करें तो हमें इजी हो, समझना आसान हो। इसको जस्ट हम जाके एज अ स्टैंड अलोन सेपरेट फाइल के तौर पे लेके चल सकें। इसको मैंने डिव ऐड कर दिया जी, और डिव मैंने बिल्कुल वही वाला जो हमारा जो स्ट्रक्चर है कार्ड कंपोनेंट वाला, उसी के साथ मैं रिप्लेस कर देता हूँ। दिस इज द सेम स्ट्रक्चर आई नीड। कॉपी दिस फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट कार्ड एंड रिप्लेस इट विद दिस डिव, जैसे मैंने ऊपर कैटेगरी को बनाते हुए और मैंने इसको यूज़ किया था वो। और उसमें से मैंने जो ये कस्टम विड्थ आ रही है ये मैंने रिमूव कर देनी है, मुझे रिक्वायर नहीं है। और मैं रीलोड कर लेता हूँ जी पेज, और मैंने एक और चीज़ भी ऐड कर देनी है फॉर द प्रोडक्ट, यहाँ पे पैडिंग Y भी ऐड कर देनी है, ठीक, वो भी ऐड कर दिया मैंने। एक और चीज़ वो क्या कह रहे जी, आई नीड दिस टाइटल एज वेल विद इन द टेक्स्ट अलाइनिंग सेंटर, आई नीड अ डिव डॉट टेक्स्ट सेंटर की डिव चाहिए मुझे, और उसके अंदर मैंने H1 H2 के टैग में मैंने लिखना है जी आवर प्रोडक्ट्स। सो नाउ आई वंस रीलोड द पेज, आई एम एबल टू सी द आवर प्रोडक्ट सेक्शन सक्सेसफुली। इमेज रिप्लेस करूँगा मैं कार्ड के अंदर, टाइटल उसका जो प्रोडक्ट टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है और कॉल टू एक्शन का बटन, बिल्कुल इसी तरह से जैसे जैसे चीज़ें मुझे रिक्वायर हैं। जैसे मुझे टाइटल चाहिए, मुझे ये डिस्क्रिप्शन छोटी चाहिए स्मॉल सी, मुझे प्राइस और सेल प्राइस चाहिए, लाइन थ्रू जैसे मुझे लाइन थ्रू का कॉन्सेप्ट चाहिए, उसके ऊपर प्राइस के ऊपर ना ऐसे लाइन लगी हुई हो, तो हमारे पास एक बिल्ट-इन क्लास होती है इसके अंदर, इसको हम बोलते हैं लाइन थ्रू TH, ठीक है जी, लाइन थ्रू टेक्स्ट की हम क्लास लगा रहे हैं जी, लाइन थ्रू TH text dash line through, लोअर केस अपर केस अलाइनमेंट, उसकी सेटिंग वेटिंग। तो ये हमारे पास काफ़ी सारी छोटी छोटी मिनिमल लेवल क्लासेस हैं, वो उसके ज़रिए हम अपने स्ट्रक्चर को, लेआउट को अपडेट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं आज का लेक्चर यहीं वाइंड अप कर रहा हूँ। ये पूरा जो कार्ड कंपोनेंट है ना, हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमाइज तौर पे जो कार्ड कंपोनेंट के हमारे पास जो बिल्ट इन क्लासेस हैं उसके ज़रिए इस सारे स्ट्रक्चर को हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैच्योर करेंगे।
आज के लिए मैं लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करता हूँ, और जितना भी पेज है हमारा, ये हमारा इसका जो इंस्पेक्ट एलिमेंट करके इसका रिव्यू भी कर लेते हैं। अच्छा सर, ये जो जो हम कार्ड करते हैं, तो इसके लिए पीछे जावास्क्रिप्ट अटैच होती है कि जो कस्टमर कोई चीज़ परचेज करता है तो हमारे बिल डैशबोर्ड पे आ जाती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, जावास्क्रिप्ट भी इन्वॉल्व होती है, और अगर उसके ऊपर प्रोग्रामिंग हुई भी है, प्रोग्रामिंग का मतलब है कि जितना भी डाटा है वो जाके बैकएंड में सेव हो रहा है, जहाँ पे कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट परचेज की है, उसका कोई डाटा मेंटेन करना है, उसके अगेंस्ट सेल्स की जो जो भी डिटेल्स हैं वो सेव करनी है विद द डीबी, तो वो भी हो रहा होता है, पैरेलल हो रही होती हैं दोनों का चीज़ें। मेनली हम जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे होते हैं बाय क्लिकिंग दैट प्रोडक्ट और बाय डिस्प्लेइंग विद इन द कार्ट, क्विक वे में हम चीज़ों को हैंडल आउट करने के लिए जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट यूज़ कर रहे होते हैं प्रोग्रामिंग एंड पे, चीज़ों को साइड बाय साइड रखने के लिए, हाईलाइटेड रखने के लिए। अच्छा जी, ये मेरा रेडी हो गया जी, मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी है, मैंने कोई CSS नहीं लिखी, मैक्सिमम मैंने कोशिश की है, मैंने कोई कस्टम CSS नहीं लिखी अभी तक, थीमिंग के कलर्स मैंने डिफाइन नहीं किए, मैंने ज़्यादा फोकस किया है कि मैं क्विकली अपने पेज लेआउट को रेडी करूँ। तो अब यकीनन आप लोगों को इस चीज़ पे ध्यान, इस चीज़ पे ज़्यादा रखना होगा कि इंस्टेड आप लोग बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग के ऊपर चले जाएं। कोशिश कीजिएगा जब आप लोग बूटस्ट्रैप को इंटीग्रेट कर लें सक्सेसफुली एज अ बॉयलर टेम्पलेट, जिस तरह से हम अगर CSS को रख रहे हैं अपने रूट डायरेक्टरी के अंदर, और JS को रख रहे हैं, JS फाइल को रूट डायरेक्टरी के अंदर, JS के फोल्डर के अंदर, इमेजेस को इमेजेस के फोल्डर के अंदर, तो आप लोग क्विकली इस पोजीशन में आ जाओगे कि आप लोग बेस लेआउट रेडी करोगे अपने अपने डिज़ाइंस का। इसी तरह से आप लोगों को भी इंशाल्लाह डिज़ाइन असाइन हो जाएंगे। आज के लेक्चर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर की हैं, कार्ड कंपोनेंट एक्सप्लोर किया है, ग्रिड सिस्टम एक्सप्लोर किया है, हेडर का हमने कंपोनेंट एक्सप्लोर किया है, नेविगेशन, लिंक्स, आइकन वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें हमने लगाई हैं। तो उन कंपोनेंट के ज़रिए, या कोई नया कंपोनेंट आपको अगर जब आप काम कर रहे हो आपको एक्सप्लोर करना पड़ता है, तो उसको अपने मैक्सिमम यूटिलाइज करते हुए स्ट्रक्चर को बिल्ड करना है। स्टाइल शीट नहीं लिखनी, अभी के लिए ना लिखें, बाद में बेशक लिख लीजिएगा, लेकिन अभी मेन फोकस आपने ये करना है, जो भी आप काम क्रिएट करने लगे हो उसको आपने कंपोनेंट से हैंडल करना है, और वो सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। चलें जी, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने ज्वाइन किया। आज इंशाल्लाह इसका जो लेक्चर अपलोड करके वो आप लोगों को हैंड ओवर कर दिया जाएगा, कोड भी मैं कुछ देर में पुश करके, और लेटेस्ट लिंक डिप्लॉयमेंट का और गिटहब का भी शेयर कर देता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा जी, मैंने इसको